नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे द सिचुएशन एथिक्स एंड द लास्ट टॉपिक विच वी हैड रिटन अबाउट वाज एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। तो एथिक्स वर्सेस मोरालिटी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मोरालिटी इंडिविजुअल की होती है और एथिक्स जो है वो सोसाइटी के होते हैं। मोरालिटी भी यूनिवर्सल नहीं है और एथिक्स भी यूनिवर्सल नहीं है। जो हमने यूनिवर्सल वर्ड एथिक्स के लिए कंपैरिजन करते टाइम लिखा था वो केवल एक सोसाइटी लेवल तक के लिए लिखा था। उसके बाहर कुछ यूनिवर्सल नहीं है। जो चीज़ इंडिया में हो रही है ज़रूरी नहीं है वो अमेरिका में हो रही होगी। जो अमेरिका में हो रही है वो ज़रूरी नहीं है फ्रांस में हो रही होगी। तो सारी सोसाइटीज अलग अलग हैं। सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम एक रीजन को इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि एक रीजन लगभग होमोजेनस होता है। वो उसमें उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए हम एक देश और सोसाइटी को एक जैसा मान लेते हैं। अदरवाइज अगर आप उसको जो डीप स्टडी करेंगे तो आप एक ही कंट्री में बहुत सारी सोसाइटीज भी देख लेंगे। जैसे जो जैसे हमारे ईस्टर्न इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मैट्रियार्कल कल्चर है। मेघालय में, मिजोरम में, है ना। तो और अगर आप नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में देखेंगे तो पेट्रियार्कल कल्चर है। कास्टेज में बहुत ज़्यादा है, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉरल कैरेक्टर। मॉरल कैरेक्टर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मॉरल कैरेक्टर। 24 जुलाई 2024। मॉरल कैरेक्टर। लिखिए, द वर्ड कैरेक्टर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कैरेक्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम। देखो, आज फिर से कुछ चेहरे मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, है ना। रहने ना रहने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है ना, हम हैं हम रहेंगे ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, एक बड़ा फेमस वो मीम है, लेवल सबके निकलेंगे मगर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। तो जो रोज क्लास अटेंड करेगा उसी का लेवल निकलेगा आईएएस में, वरना यहाँ पर किसी का लेवल निकलता नहीं है। तुम्हारा लेवल प्रीलिम्स में ही बता देगा आयोग तुम्हारा कि क्या स्तर है। ठीक है, इसलिए मेहनत जरा कर लो। अपने दोस्तों से कह देना छुट्टी ना मारा करें। आज तो बारिश भी नहीं हो रही है। कल डीएम साहब ने रेनी डे की छुट्टी की थी, देहरादून के कलेक्टर ने, और भगवान ने उन्हें ऐसे कर दिया, ठेंगा दिखा दिया कि लो करो छुट्टी। लिखो, द वर्ड कैरेक्टर इज डिराइव फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड, द एंशियंट ग्रीक वर्ड कैरेक्टर, जिसमें सी की जगह पे के लगा देंगे आप, कैरेक्टर। कैरेक्टर, एंशियंट ग्रीक वर्ड कैरेक्टर, रेफरिंग टू referring to a mark impressed upon a coin, referring to a mark impressed upon a coin, mark impressed upon a coin. Full stop. Next paragraph. Moral character is an evaluation of, moral character is an evaluation of, is an evaluation of, moral character is an evaluation of individuals stable moral qualities, individuals stable moral quality, individuals में apostrophe s है, individuals stable moral qualities, full stop. They include empathy, they include empathy, 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 comma, courage, courage, comma, fortitude, 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 comma, honesty। मैं बताता हूँ इसका बिल्कुल करेक्ट, आपको बताता हूँ। फोर्टिट्यूड,
कॉमा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के बाद लॉयल्टी, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है धैर्य और पौरुष दोनों ही, धैर्य, ठीक है, लॉयल्टी एक्सेट्रा। देखो एम्पैथी क्या चीज होती है वो आप यहीं पर समझ लो, क्योंकि आगे इस वर्ड को बहुत बार यूज किया जाएगा। एम्पैथी आपको केवल उस व्यक्ति के साथ या उस कंडीशन में हो सकती है जिसकी जो अभी जो सिचुएशन है वो कभी ना कभी आपने भी देखी हो। अगर आपने वो चीज देखी नहीं है तो आप एम्पैथेटिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे का के पेरेंट की, मान लीजिए माता या पिता की डेथ हो गई, किसी की एक की डेथ हो गई, ठीक है। आपको बहुत दुख होगा, आपका दोस्त है या वो कोई भी है आपके जानकारी में है कि बच्चा जो है वो यतीम हो गया इतनी कम उम्र में ही। मगर क्योंकि आपने खुद ने वो कष्ट नहीं झेला है तो आप असल में अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो इस समय कैसा महसूस कर रहा हो, ठीक है ना। एक हिंदी में कहावत है, जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। बेवाई का मतलब होता है एड़ियां जो होती हैं ना, इंसान के पैर में एड़ियां होती हैं, वो जब फट जाती हैं नंगे पैर चलने से तो उसमें भीषण दर्द होता है। चलना तो है ही और चलते में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो दर्द जिसके नहीं हुआ तो वो सामने वाले का पैर का दर्द समझ नहीं सकता। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, तो ये हकीकत है। जो 12वीं में फेल नहीं हुआ वो फेल होने वाले बच्चे की मन की भाव नहीं समझ सकता है। दूसरे तो सब मजाक बना ही देते हैं, क्या है फेल हो गया, पढ़ा लिया होता तो हो गया। अभी उसको छोड़ो, अभी वो फेल हो गया है, ठीक है ना। उसके साथ आप थोड़ा सा, अगर आप सिंपैथी तो कर सकते हैं अगर आप थोड़े बहुत मेच्योर हैं। एम्पैथी तब तक नहीं हो सकती जब तक आप फेल नहीं हुए हैं। अब इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा आप भी फेल हो जाओ, मगर फिर भी, ठीक है ना। तो एम्पैथी का सीधा सा मतलब होता है हमेशा एम्पैथी वही होगी जो आपने एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस खुद भी लिया हुआ हो। अदरवाइज आप एम्पैथेटिक नहीं हो सकते। एम्पैथी बहुत होगी, इसमें मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, ठीक है। देखिए, अच्छा एक यहाँ पर वर्ड आया करेज, ठीक है। फोर्टिट्यूड तो धैर्य है, और जो करेज है, करेज होता है, और एक वर्ड होता है ब्रेवरी। हाँ तो, हाँ हाँ तो धैर्य वही तो हुआ, धैर्य वही तो हुआ, और क्या हुआ, सहनशीलता, पेशेंस, धैर्य, एक ही बात हो गई। देखो करेज होता है किसी काम को करने से पहले की बात होती है, और जब आप उस काम को कर रहे होते हैं ना वो आपके होते हैं ब्रेवरी, ठीक है। कोई भी एडवेंचरस काम को करने से पहले आपके मन में एक जो जो एक हार्मोनल स्पाइक होता है उसको करेज बोलते हैं, करेज, ठीक है। करेजियस है, ये काम करने से पहले सोचता नहीं है, एकदम कूद पड़ता है मैदान जंग में। और जब आप मैदान जंग में हैं तब तो आप ब्रेव हैं। लोगों को ब्रेवरी के लिए मेडल मिलता है, करेज के लिए मेडल नहीं मिलता है। कभी भी देखना फौज में मेडल उनकी ब्रेवरी के लिए मिलता है सोल्जर को। करेजियस तो बहुत से लोग हो सकते हैं, मगर वो चीज करके भी दिखानी पड़ती है, ठीक है। चलो देखो, देयर आर टू अप्रोचेस व्हेन डीलिंग विद मॉरल कैरेक्टर, देयर आर टू अप्रोचेस व्हेन डीलिंग विद मॉरल कैरेक्टर, देयर आर टू अप्रोचेस व्हेन डीलिंग विद मॉरल कैरेक्टर। फर्स्ट, नॉर्मेटिव एथिक्स, सेकंड इज अप्लाइड एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स, सेकंड इज अप्लाइड एथिक्स। तब हेडिंग बनाइए नॉर्मेटिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव वर्ड का देखो सीधा सा मतलब ऐसा होता है कि कोई चीज कैसी होनी चाहिए, ऑट टू बी। नॉर्मेटिव का मतलब होता है हाउ अ थिंग ऑट टू बी, और अ थिंग शुड बी। जब ये शुड बी या ऑट टू बी वर्ड्स आ जाते हैं तो वहां पे हम नॉर्मेटिव बात कर रहे होते हैं, नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव होता है। माने हिंदी में कहते हैं कसौटी होती है, एक चीज कैसी होनी चाहिए, उसका मानक क्या है, वो जो कसौटी है
वो नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव होता है। लिखिए, नॉर्मेटिव एथिक्स इन्वॉल्व्स मॉरल स्टैंडर्ड्स दैट एग्जिबिट normative ethics involves moral standards that exhibit moral standards that exhibit right and wrong conduct. Moral standards that exhibit right and wrong conduct. Right and wrong conduct. Full stop. It is a test of proper behavior. It is a test of proper behavior. कैसा होना चाहिए इंसान को, ठीक है? इट इज अ टेस्ट ऑफ प्रॉपर बिहेवियर and determining what is right and wrong, and determining what is right and wrong, and determining what is right and wrong. देखो, एटीट्यूड और बिहेवियर में भी एक अंतर होता है। एटीट्यूड होता है आप किसी चीज को कैसे परसीव करते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका परसेप्शन कैसा है, ये आपका एटीट्यूड है। मगर बिहेवियर होता है द डिस्प्ले एस्पेक्ट, आप कैसा करके दिखा रहे हैं, वो आपका बिहेवियर है। अब बिहेवियर बहुत सी बार में चेंज हो सकता है, सिचुएशन वाइज चेंज हो सकता है। आपका लड़ने का बिहेवियर नहीं है, लड़ने लड़ने झगड़ने के प्रति आपका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव है, आप उसको सराहना नहीं करते हैं। मगर कभी ऐसी जिंदगी में सिचुएशन बन गई कि आप खुद ही लड़ने लग गए, ठीक है ना? तो आपका एटीट्यूड कुछ और था और आपका बिहेवियर कुछ और हो गया। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सब हेडिंग बनाइए, अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स, जैसी सिचुएशन वैसा देख लिया जाएगा। अप्लाइड एथिक्स देखिए, अप्लाइड एथिक्स इन्वॉल्व स्पेसिफिक एंड applied ethics involve specific and controversial issues, specific and controversial issues, along with a moral choice, along with a moral choice, and tend to involve situations, moral choice, comma, and tend to involve situations where people are either for or against the issue, where people are either for or against the issue, where people are either for or against the issue। जैसे एक इशू है अबॉर्शन का, ठीक है? तो अबॉर्शन में गवर्नमेंट ने अबॉर्शन के लिए एक अलग से गाइडलाइन बना रखी है देश में, ठीक है? उसमें उन्होंने वीक्स और मंथ्स स्पेसिफाई किए हुए हैं। मगर बहुत से लोगों का कहना है कि अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए क्योंकि बच्चे में अब जान आ गई है, फीटस है वो, ठीक है? और दूसरे लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, लेडी के और खतरा है या उसकी चॉइस नहीं है, अगर वो मदरहुड के लिए तैयार नहीं है तो बच्चे को, कि अभी जिंदगी वो जो धरती पर तो नहीं आया है। उनका पॉइंट भी सही है कि वो बच्चा एक बार पैदा हो जाएगा फिर तो उसे मारा नहीं जा सकता है। देखो, अभी अबॉर्शन करा दो तो करा दो। तो दोनों अपने अपने पक्ष में सही है। जैसे आईवीएफ है, आईवीएफ से ज्यादा सरोगेसी को लेकर है। अब देखो, इंडिया में सरोगेसी बंद कर दी गई है, पहले सरोगेसी हो रही थी, ठीक है? तो सरोगेट मदर के लिए इंडिया में बहुत एक टिपिकल उसमें जो प्रोविजन रख दिया गया है कि वो आपके ब्लड रिलेटिव होनी चाहिए लेडी, जो सरोगेट मदर जो बनेगी। तो उसमें तो अपने आप ही इतना डिस्करेज हो गया, ठीक है? एक ऐसी चीज होती है आईवीएफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जीन एडिटिंग के साथ जो बच्चों को तैयार किया जा रहा है, मुझे अपने बच्चे की नीली आंखें चाहिए, तो जीन एडिटिंग करके वो बच्चे की नीली आंखें कर दी जाएंगी। मुझे अपना बच्चा गोरा चाहिए, बच्चा गोरा हो जाएगा। माता पिता का कद कम है, वो चाहते हैं उनका बच्चा लंबा निकले, वो लंबा हो जाएगा बच्चा। ये तो खिलवाड़ है भाई, ये तो खिलवाड़ है, ठीक है? तो अभी को सोचो कि जापान में जो है वो हाइट जीन टेक्नोलॉजी से बढ़ा दें और जापानियों के बच्चे अफ्रीकन जितने लंबे हो जाएं, तो अजीब सी सिचुएशन नहीं हो जाएगी?
मजाक हो रहा है ना ये तो प्रकृति के साथ। मगर लोग कह रहे हैं कि हमारा पैसा है और हमारे बच्चे हैं, हमें पालने हैं, तो तुम्हें क्या चिंता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बहस हो जाती है। लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। इन 1982 वी कैंपेबल, इन 1982 वी कैंपेबल, ये नाम है, वी डॉट कैंपेबल एंड आर बॉन्ड, ये दो नाम है, वी कैंपेबल एंड आर बॉन्ड। जैसे जेम्स बॉन्ड है, ऐसे ही आर बॉन्ड है। आर बॉन्ड प्रपोज द फॉलोइंग, proposed the following as major sources, as major sources in influencing character, in influencing character and moral development, influencing character and moral development. First is heredity, first is heredity, heredity. Second is early childhood experience, early childhood experience. Next, modeling by important adults and older youth, modeling by important adults and older youth. Important adults and older youth. Next is peer influence, peer influence, जो हम अपने दोस्तों को देखकर सीखते हैं, peer influence. Next is the general physical and social environment, the general physical and social environment. Next, communication media, communication media. Next, teachings of schools and other institutions, teachings of schools and other institutions. And next, specific situations and roles, specific situations and roles that elicit corresponding behavior, that elicit corresponding behavior. Specific situations and roles that elicit, elicit, elicit corresponding behavior. इसमें आप ब्रैकेट में एग्जांपल लिख सकते हैं, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, या कोई एनजीओ, कुछ भी लिख सकते हैं। देखो हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी माने आनुवांशिक गुण जो हमने अपने माता और पिता से लिए हैं। ठीक है, एक मदर से आता है एमडीएनए, उसे बोलते हैं मेटरनल डीएनए, मदर डीएनए, एमडीएनए। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर वो बहुत से लक्षण आते हैं जो हमारी माँ में या हमारे ननिहाल वालों में है, हमारे मामा में है, हमारी नानी नाना में थे, वो सब गुण आ जाते हैं। और बाकी जो लक्षण है वो हमारे पिता के होते हैं, या पिता या इनकी वाली फैमिली के होते हैं, दोनों परिवारों के गुण आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी बार कुछ कुछ कम्युनिटीज होती हैं, उनका उसी एक प्रोफेशन की तरफ इंक्लिनेशन होता है। बच्चा बड़ा होते होते वो अपने आप ही उस काम में लग जाता है। ठीक है, जैसे एक कम्युनिटी है मारवाड़ी कम्युनिटी, या बनिया, ठीक है, या जैन्स। तो ऐसा क्या है, एक समय था कि जब मारवाड़ में खेतीबाड़ी के सिचुएशन नहीं थी। मारवाड़ माने वेस्टर्न राजस्थान, वहां खेतीबाड़ी नहीं कर सकते थे, पानी नहीं था, तो लोग बाहर निकले, उन्होंने व्यापार किया। मगर चलो ठीक है, तब की तब बात थी। उसके बाद उनके आगे के बच्चे भी वो भी वही काम करने लग गए। बचपन से ही आप देखना, जो बनिया कम्युनिटी होती है उसमें बहुत सारे, आपको बहुत सारे सीए मिलेंगे, सीए, सीए बहुत मिलेंगे, अग्रवाल मिलेंगे, गुप्ता मिलेंगे, गर्ग मिलेंगे, गोयल मिलेंगे। क्यों ऐसा होता है? वो बच्चे का दिमाग शुरू से ही कॉमर्स में रहता है, पैसे से पैसा बनाना, प्रॉफिट मेकिंग करना, ये सब उसका होता है, मैं कैसे अपना काम करूं। दूसरी चीज होती है, कुछ कुछ कम्युनिटीज होती हैं उनके यहाँ फौज को लेकर के बहुत होता है, मुझे फौज में जाना है,
उनके यहाँ सब बच्चे शुरू से लग जाते हैं, हम या तो एनडीए निकाल लें, एनडीए नहीं तो हम सिपाही में ही लग जाएं, हम कुछ ना कुछ करके फौज बस वर्दी पहननी है। एक परिवार है, दिल्ली की एक फैमिली है, उसका अभी न्यूज में भी आया था, कितनी पीढ़ियां, 5-6 पीढ़ियां हो गई, सब डॉक्टर है उनके यहाँ, सब डॉक्टर्स हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है? हेरिडिटी है। नेचर भी होता है, मेरा नेचर या किसी का XYZ अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है। दोनों, किसी किसी सिचुएशन में हम अपने बिल्कुल पिताजी की तरह रिएक्ट करते हैं, किसी किसी सिचुएशन में माँ की तरह रिएक्ट करते हैं। और बच्चों को अच्छा क्या होता है, जनरेशन गैप होता है शुरुआत में। जब लड़का जवान हो जाता है ना, तो उसका सबसे ज्यादा जो है झगड़ा अपने पिताजी से होता है, क्योंकि वो ये मानता है कि उसके जो पिताजी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता। वो ये बिल्कुल अज्यूम कर लेता है कि मेरे पिताजी को तो कुछ आता ही नहीं है। अब थोड़ा ही समय रहता है, भगवान बस कुछ ही साल और देते हैं, और फिर तुम उसी उम्र में आ जाओगे जहां पर तुम्हारे पिताजी तुम्हें गलत महसूस हो रहे थे। फिर तुम्हें मालूम चलेगा कि नहीं, असली तो बात हमारे पिताजी ही हमसे कह रहे थे। ठीक है। और ये मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत से लोगों ने सलाह दी कुछ कुछ करने की, ये कर लो बेटा, वो कर लो, सबके मुंह है, सबकी बातें हैं। आज तक टचवुड जो पिताजी ने कहा है वैसा किया तो अभी तक जीवित हैं, देख लो, ईमानदारी का खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये वाली बात है। और अभी भी तो सफलता हो या असफलता हो, दोनों में भी जो उनका जो बात रहती है, तो वैसी बात और किसी की कभी लगती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मेरा और पिताजी का जो विचार है वो मैच हो रहा है। वो क्यों मैच हो रहा है? हेरिडिटी की वजह से, लक्षण हमारे मेल खा रहे हैं। ठीक है। ये मेरी आंख का जो चश्मा है ये भी उन्हीं की वजह से ही है, मेरी जो हाइट है ये भी उन्हीं की वजह से ही है, बिल्कुल एक जैसा है। कभी कभी माँ पे चले जाते हैं बच्चे। तो जब हमारे अपीयरेंस वैसी आ रही है तो हमारा स्वभाव भी वैसे ही आता है, सोचने का तरीका भी वैसे ही आता है, बीमारियां भी वैसी ही आती हैं। उसी उम्र में कभी किसी को बहुत समय पहले कार्डियोवास्कुलर डिजीज हुई थी, और इधर आकर के इनको हो गई, आने वाली पीढ़ी में हो गई, डायबिटीज हो गई, टाइप 2 डायबिटीज। बहुत सी बार होता है। ठीक है ना, टाइप 1 डायबिटीज, किसी को टाइप 2 डायबिटीज थी, आने वाले में टाइप 1 हो गई। ये होता ही है। लिखिए। अच्छा, पीयर इन्फ्लुएंस की जो बात है, पीयर इन्फ्लुएंस में मेरा मॉरल या मेरा जो 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 कैरेक्टर है वो इसलिए ऐसा डिसाइड होता है कि मैं किन लोगों के बीच में रहा हूँ। खास तौर पर ये चीज वहां देखने को मिलती है जहाँ बच्चा अर्ली एज से हॉस्टल चला जाता है। क्योंकि वो जब हॉस्टल में था तो उसका ज्यादातर टाइम या तो पढ़ने में दोस्तों के साथ गुजर रहा था, और या फिर वो जब लौट कर आ रहा था तो वो जो जो डॉर्मेट्री थी उसमें भी सब उसके दोस्त ही थे। अब वो कौन कौन किस किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो कैसी क्या बातें कर रहे हैं, वैसे ही इसकी बुद्धि हो जाती है। ठीक है ना। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि हॉस्टल से घर आने वाला बच्चा अपने परिवार के या रिश्तेदारों से ज्यादा मिंगल नहीं होना चाहता है। वो बहाना ये बनाता है कि मैं थका हुआ आया हूँ, मुझे फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करना है। अरे भाई, तुम वहाँ क्या हलचल थोड़ी ना चला रहे थे, तुम इतना कितना थक गए थे? थक गए थे तो 2 दिन सो लो, उसके बाद तीसरा दिन फंक्शन अटेंड कर लो, मगर वो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वाइब मैच ही नहीं हो रही है, उसको अच्छा लगता ही नहीं है। ठीक। तो आप किस जगह पर रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, आपका सोचने का, उठने बैठने का तरीका, हर चीज को लेकर के, पैसे को लेकर के, लोगों को लेकर के, आपका बिल्कुल वैसे ही बन जाता है। इसीलिए सत्संगति यानी अच्छे लोगों का साथ हमेशा बताया गया है। एक बात कही जाती है कि चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयो मध्य शीतला साधु संगति। या तो आकाश में चंद्रमा ठंडा है, या धरती पर चंदन ठंडा है। ठीक है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, या तो धरती पर आप चंदन को ठंडा पाएंगे, या आकाश में आप चंद्रमा को ठंडा पाएंगे। और इस चंदन और चंद्रमा के बीच में अगर और कोई चीज ठंडी है जो अच्छी लगती है, तो वो है शीतला साधु संगति, साधुओं की यानी अच्छे लोगों की संगति, गुड कंपनी। वो आपको जितना ठंडक पहुंचाएगी, आपको अच्छा महसूस कराएगी, ऐसी तो और कोई चीज नहीं है। ठीक है। तो चंदन घिस लो, या चंद्रमा ले आओ आकाश से उतार करके, जैसे बॉलीवुड के गानों में कहा जाता है कि चांद तारे ले आऊंगा।
अब वो नहीं ला पा रहे हो तो अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो, तो आपका एक मॉरल कैरेक्टर बन करके तैयार होगा। कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब होता है हम हमारे आसपास में जो किताबें हैं, जो न्यूज़पेपर है, जो मीडिया चैनल्स हमें दिखा रहे हैं, हम वैसे ही बनते जाते हैं। खाने के टाइम पर न्यूज़ मत देखा करो। खाने की टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर राजनीति की बातें अगर हो रही हैं तो घर का माहौल अनुकूल नहीं होगा। इस बात को मान लीजिए। किसी भी बिना मतलब की चर्चा को खाने के समय पर लेकर मत बैठें। वो बहुत अच्छी चीज है भाई, वाह। खाने टाइम में आप वो चीज देखें जो आपको सुकून देती है। कभी आप देखना फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में, बहुत महंगे अच्छे होटल्स में आप जाते हैं तो वहां पर, या ब्रिटिशर्स के टाइम की एक रवायत थी कि खाते टाइम में लाइट म्यूजिक बजता था। उस जमाने में क्योंकि टेप नहीं थे और ये सब रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो आर्मी का बैंड बैठ करके गाना बजाता था। राष्ट्रपति भवन में आज भी वो सुविधा है। इस समय प्रेसिडेंट खाना खाती है, उस समय आर्मी वाले बैंड बजाते रहते हैं वहाँ खड़े खड़े। ठीक है। अब हमारे घर में तो सुविधा है नहीं कि हम खाना खाएंगे तो मिलिट्री बैंड बजाएगी। अब होने लगा है, बहुत कुछ हो रहा है। किंतु कहने का मतलब ये है, कभी भी वो चीजें मत करिए खाते टाइम में जो आपको ट्रिगर करती हैं। सोने से पहले बहुत ज्यादा वायलेंट, अच्छा आजकल न्यूज इतनी खतरनाक है, न्यूज में डिबेट तो कम होती है, चिल्ला चिल्ली ज्यादा होती है। पैसा ही उसी बात का मिलता है। ठीक है, राजनीति को वो इतना ज्यादा दिल पे ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो चादर तान के सो जाएंगे और हम लड़ते ही रहेंगे पूरी रात। वो वाली स्थिति है। ऐसे में जो हम मीडिया से कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा एलिगेंट चीजें देखने का हमें शौक हो गया है। रोज नए कपड़े, रोज नए जूते, रोज मेकअप का कुछ ना कुछ नया सामान, अब्रॉड ट्रिप्स। ओ गॉड, हमें एहसास हो जाता है कि हम ही सबसे ज्यादा गरीब हैं। सब अमीर हैं और सब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये नहीं मालूम सब उधार की जिंदगी काट रहे हैं। एक चाय बेचने वाला BMW कैसे खरीद सकता है, कोई मुझे बता दे। ये सब कुछ पेड होता है। एक एक्टर ने कहा कि बॉलीवुड तो पूरा जो है किराए के कपड़ों पर पूरा बॉलीवुड चल रहा है। किस पे इतने पैसे हैं, किसकी इतनी फिल्में आ रही हैं कि जो रोज नए नए कपड़े पहन करके खड़ा हो जाएगा। आपकी ज्वेलरी किराए की, आप कपड़ा किराए का है। आप किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। आप जिनको अमीर समझ रहे हैं, असल में उनकी जिंदगी भाड़े की कट रही है। वो सवेरे से उठ के वो इसी कैलकुलेशन में लग जाते हैं कि अभी कितना मुझे रेंट पे करना है। अगर उनकी जिंदगी अच्छी कट रही होती तो आत्महत्या क्यों करते। क्यों कर्ज में मर रहे होते, जहर खा रहे होते, या उल्टे उल्टे काम कर रहे होते। ठीक है। जिस समय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारना शुरू किया था तो वीडियो बाहर आने लगे थे। उसमें सब पता चल रहा था। दिन में एक्टिंग करते हैं और शाम को नशा करते हैं। हालत इनकी खराब है। और उनको हम अपना आइडियल मानते हैं। हम क्या कहते हैं, हीरो है हीरो। ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, हीरो हैं। तो उनसे बचना चाहिए। हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इस बात से हमारी मोरालिटी काफी हद तक इन्फ्लुएंस होती है। हमारा कैरेक्टर उससे इन्फ्लुएंस होता है। जो लोग बहुत ज्यादा रुपए पैसों में और इन सब में उनका दिमाग है कि मैं फैशन कर लूं, मैं अपने बाल रंगवा के नीले पीले करा लूं, आप देखना बहुत ऊंचे पदों पर बैठे लोग, बहुत हाई लेवल पर पहुंचने वाले लोग कितने सिंपल होते हैं। उन पे टाइम ही नहीं होता है, वो अपने कपड़े भी देख लें और अपने आप को शीशे में देख लें। ठीक है। मैं नाम लूंगा, झुनझुनवाला जी थे। रोज वो, उनका करोड़ों रुपए का उनका प्रॉफिट होता था शेयर मार्केट के, वो बादशाह कहलाते थे। ठीक है। और उनकी जो शर्ट होती थी ना, उस शर्ट पे ऐसा भी नहीं लगता था कि ये आयरन शर्ट पहन के आए हैं कि नहीं पहन के आए। वो स्थिति थी। टाइम ही नहीं था। मुकेश अंबानी को आप देख लेना, उनके यहाँ सब लोग आए हुए हैं सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके, वो सफेद रंग की शर्ट और पैंट पहन करके घूम रहे हैं। वक्त ही नहीं है। इतना उनका दिमाग एंगेज्ड है, बिजनेस में लगा हुआ है, कहीं पर लगा हुआ है। ठीक है ना। जो इंसान अपने करियर पर ध्यान दे रहा है, अपने आगे ध्यान दे रहा है, उसमें नौटंकी करने का समय नहीं है। और जो इन सब चीजों में ध्यान दे रहे हैं वो उनके यहाँ कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। देख लो। ठीक है ना। जो हमने लास्ट इसमें नहीं, सेकंड लास्ट एक पॉइंट लगाया, टीचिंग्स ऑफ स्कूल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत बड़ी बात है। देखो टीचर, चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक सामान्य व्यक्ति नहीं है।
शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय खेलते हैं। शिक्षक के हाथ में होता है कि उसके सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं वो उनको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कलेक्टर बनाएगा या आतंकवादी बनाकर छोड़ देगा। ये शिक्षक के हाथ में होता है। मेरे हाथ में बिल्कुल है। मैं रोज आपसे मिलता हूँ, मैं रोज आपको 1.5 घंटे का भाषण दूंगा। आप तो खैर अभी बड़े हैं, सभी 18 से ऊपर के हैं, तो आपकी समझ काफी हद तक हो चुकी है। मगर जो बच्चे बिल्कुल ही फ्रेश होते हैं, फ्रेश माइंड होते हैं, उनको जो बच्चे, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इसीलिए प्राइमरी टीचर्स बहुत, उनका बहुत सम्मान होना चाहिए। होता नहीं है सम्मान। हमेशा स्कूल में 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों को मिलता है, जबकि असली मेहनत उन टीचर्स की होती है जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे अपनी कुर्सी पर बैठते तक नहीं है पूरे दिन, वो खड़े रह करके पढ़ते हैं। उनको बिठाना ही इतनी बड़ी चुनौती होती है। और एक को मारा तो सब रोते हैं, उसके सारे दोस्त रोने लगेंगे। पीआरटीज जो होते हैं उनकी नौकरी सबसे कठिन है। तो वो कौन सी शिक्षा देगा उस बच्चे को? ये बहुत बड़ा, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हम आगे, देश हमारा कितना आगे बढ़ेगा। इस मामले में मैं अपने, मुझे स्कूल का याद आता है, हमारे बच्चों को वो शुरू से देशभक्ति के गीत सिखाते थे, वो सब सिखाते थे। बच्चों को कम से कम ऐसे पोयम्स, जब उनसे कहा जाए ना गाने के लिए, कम से कम छोटा बच्चा तो ऐसा होना ही चाहिए, जब उससे गाने के लिए कहा जाए वो सब, उसकी पहली पसंद देशभक्ति का गाना हो, तब जाकर के बात बनेगी। वो अब हम लोग को देखो, जेन जी के जो पेरेंट्स बन रहे हैं उन्हें खुद को ही कुछ नहीं आ रहा है, वो आगे सिखाएंगे क्या? वो खुद ही नहीं बड़े हो पाए और उनके बच्चे हो गए हैं भगवान की कृपा से, तो वो सिखाएंगे क्या? तो अभी ऐसे में टीचर्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि उन बच्चों को एकदम पक्का करके सिखाएं। मुझे ध्यान है जेएनयू में एक बार जब भारत तेरे टुकड़े होंगे करके नारा लगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि हर स्कूल और हर कॉलेज में रोज झंडा फहराओ, ताकि बच्चों की बुद्धि कम से कम इस हद तक तो भ्रष्ट ना हो कि वो ये अपने देश में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। हमारे रोज झंडा फहराया जाने लगा, सरकारी स्कूल था, अगले ही दिन से ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना होता है। झंडा आ गया, रस्सी आ गई, पोल तो लगा ही हुआ है, लो हम लोग लगाने लग गए। रोज झंडा खींचेगा, प्रिंसिपल होंगे तो वो खींचेंगे, वरना जो सीनियर मोस्ट जो भी अवेलेबल होगा वो करेगा। ठीक है। अलग अलग बच्चों को लगाते थे कि तुम आज तुम झंडा बांधो, आज तुम झंडा बांधो, एक सुपरवाइजर खड़ा रहता था ताकि झंडा उल्टा ना बंध जाए। बच्चों को भी झंडा बांधना आ गया। अब जिसने शुरू से वो माहौल देखा है वो कुछ भी करेगा, कम से कम ऐसे उल्टे काम नहीं करेगा। भाई आप भारत में जन्मे, फिर आपको वीजा मिल गया कनाडा जाने का, और आप कनाडा गए और अब आप भारत के झंडा को चल रहे हो, तो बताओ ना फिर तुम कहाँ से अच्छे हुए? तुम्हारी मॉरलिटी कहाँ गई? ठीक है, किसी बात से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई शिकायत हो सकती है, आपकी अपनी एक डिमांड हो सकती है, मगर ये झंडा कल तक आप ही के देश का झंडा था। तो क्या हुआ, अब आप किसी और देश के पीआर बन गए हैं? समझ रहे हो ना? अपने बाल कटवा लेते सबसे पहले, और दूसरों से शुद्धता की अपेक्षा कर रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग प्योरिटी फ्रॉम अदर्स। सबसे पहले अपने बाल कटवा रहे हैं, कह रहे हैं सुरक्षा जांच में फंस जाते हैं। ऐसी कोई सुरक्षा जांच नहीं है किसी देश में। कितने सिंगर्स हैं जो विदेश गए, जो रैप सीख कर आए हैं, रैप, बाल कटा लेते हैं तुरंत जा करके। कोई पूछे उनसे ऐसा तुमने क्यों किया? खालिस का मतलब पता होता है क्या होता है? प्योर। खालिस लकड़ी का फर्नीचर बनता है, तो मतलब प्योर लकड़ी का एकदम फर्नीचर है, वो बोर्ड वाली नहीं है, वो बुरादे वाली लकड़ी नहीं। खालिस माने किसी अच्छे पेड़ की, शीशम की लकड़ी है, खालिस है, अच्छा है, प्योर है। खालिस्तान माने प्योर। तब में खुद में ही प्योरिटी नहीं है, क्या देश बनाओगे? इसीलिए आज तक सपना साकार नहीं हो पाया है ना? ये वाली बात है। तो आप क्या सीख रहे हैं, आपका टीचर क्या सिखा रहा है? अभी देखो एक आतंकवादी चुनाव जीत करके आया है, अब सोचो ना, जो उसको वोट दे रहे हैं उनकी क्या मेंटेलिटी होगी? वो उन्होंने स्कूल में क्या सीखा होगा? हमें तो कोई 10,000 रुपया, 12,000 रुपया भी देगा और कहेगा आतंकवादी को वोट दो, तो मैं तो उस दिन छुट्टी मार के घर पे बैठूंगा, मैं वोट देने नहीं जाऊंगा, सीधी सी बात है। नोटा दबा के आऊंगा। बोलो बोलो बोलो। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम उन दुर्दांत बदमाशों को खत्म कर सकते हैं जो अपना सिर उठाएंगे। ठीक है ना? ये है। आइडियोलॉजी को खत्म करना पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हारे मन में क्या है इसमें मैं क्या गारंटी ले सकता हूँ? है ना? समझ रहे हो ना? आप देखो, आप किसी से ईर्ष्या का भाव रखो, आप किसी से चलो,
आपका कोई कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपके अंदर की बात है। अभी आप उसका कुछ उल्टा करने चलोगे तो आपके ऊपर एक्शन किया जा सकता है। वो अच्छा तरीका नहीं है ना। चाइना ने पूरे तिब्बत को भारत भेज दिया, क्या तिब्बती विचार खत्म हो पाया? ऐसा नहीं है। म्यांमार ने रोहिंग्या को, मैं आपको, आप एक चाइना का एग्जांपल दे रहे हैं, मैं आपको और एग्जांपल दूसरे देशों के भी तो दे रहा हूँ। दूसरे देशों के, जर्मनी में यहूदियों को सताया गया, क्या यहूदी खत्म हो गए? चीन में तिब्बतियों को सताया गया कि तिब्बती खत्म हो गए? म्यांमार में रोहिंग्याओं को सताया गया, क्या रोहिंग्या खत्म हो गए? पाकिस्तान में हिंदुओं को सताया गया, क्या हिंदू खत्म हो गए? हाँ। जैसे उइगर मुस्लिम होते हैं। कुछ नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता, 1% भी नहीं लगता। 1% भी नहीं लगता ऐसे। किसी को डिस्प्लेस कर देना, उस जगह से भगा देना, दूसरी जगह भेज देना। हाँ हाँ हाँ। हाँ। क्या करें वो? क्या करें? एक बुक पढ़ी थी मैंने पोटाला पैलेस की, लासा, तिब्बत की राजधानी थी लासा। वहां पर वो किला था पोटाला पैलेस, उसे बोलते हैं POTALA। उसमें चाइना ने अपना झंडा लहराया था और इनको हिरासत में लेना चाहा था, हिज होलीनेस दलाई लामा को। तब ये भारत आए थे, तब पंडित नेहरू ने इनको जगह दी थी। और पहली पसंद थी मसूरी, कि हमें मसूरी में रुकवा दो। मगर उस समय में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मसूरी के लिए क्लियरेंस नहीं दी थी। इसीलिए देखना, आप मसूरी में नहीं है, देहरादून में बहुत है। देहरादून में जगह जगह है। हाँ वो है, क्योंकि उस समय सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं उसके लिए चल रहा था, एकेडमी बनानी है। वो बहुत पुराना एक विचार था गवर्नमेंट के पास, कि IAS के लिए एक एकेडमी हमें क्रिएट करनी है। क्योंकि माउंट आबू में जो एकेडमी थी पहले, एक IPS की एकेडमी माउंट आबू में होती थी, जिसको हैदराबाद भेज दिया गया है। और दिल्ली में होती थी मेटकाल्फ हाउस, जहाँ लबासना पहले दिल्ली मेटकाल्फ हाउस में होता था। तो दोनों की कैपेसिटी जो है रीच होने वाली थी। तो सरकार को लग रहा था अभी हमें एक नई एकेडमी क्रिएट करनी है। और बेस्ट एनवायरनमेंट मसूरी का मिल रहा था उनको। ऐसे में मसूरी में एक विदेशी पॉपुलेशन को टिका देना, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नजरिए में वो थोड़ा सा घातक स्थिति थी। RN काओ रॉ के अध्यक्ष थे, उस समय डायरेक्टर थे। उन्होंने भी हाँ नहीं बोला था। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, चलो छोड़ो उन सब बातों को, मैं इंटरनल सिक्योरिटी में देखूंगा। स्पेसिफिक सिचुएशन एंड रोल्स का मतलब होता है जिंदगी में अलग अलग समय में आपने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ रोल्स रहे होंगे, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में रोल्स रहे होंगे, और उन सभी से आपने कुछ सीखा, और आपका एक मॉरल कैरेक्टर बिल्टअप हुआ। ठीक है। आप रोज सड़क पर कुछ एक चीज देखते होंगे जिससे आपको लगता होगा कि हाँ ये सही है या ये गलत है, तो उसको आप पकड़ते या छोड़ते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक है। सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने अपनी गाड़ी को रोका और आपने उसकी मदद की। या आपने मदद नहीं की तो आप, आपका या ये कह लो फर्स्ट इंस्टेंस में आप मदद नहीं करने वाले थे, मगर आपने देखा दूसरे लोग रुक रहे हैं इसलिए आप भी रुके। और फिर आपने जब मदद करना शुरू किया तो फिर आप और आगे बढ़े। और उस दिन का सबक आपको ऐसा मिला कि अब आप आइंदा कभी किसी को एक्सीडेंट में देखते हैं तो आप तुरंत रुक के उसकी मदद करते हैं। तो आपका एक मॉरल कैरेक्टर बिल्टअप हुआ है। आप नहीं भी रुकेंगे सड़क पर किसी के लिए तो कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है। पुलिस आपको ये कह के कभी नहीं पकड़ेगी कि तुम क्यों नहीं रुके थे उस दिन। मगर ये इंसान की मोरालिटी होती है, कि आप किसी को सड़क पर घायल लहूलुहान देख रहे हैं तो आप रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, आप नहीं रुकेंगे तो कोई आफत नहीं है, अब वो इंसान है, उसका समय अगर आ ही गया होगा तो चला ही जाएगा। एक बहुत अच्छी, एक परिवार में एक घटना मुझे उसका एक एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है। कि एक, हमारे यहाँ एक व्यक्ति की डेथ हो गई, और उनकी मेरठ में जाने दिल्ली दिल्ली में डेथ हुई थी। देहरादून ला रहे थे डेड बॉडी को एम्बुलेंस से, और खूब बारिश हो रही थी, उसमें झमाझम बारिश हो रही थी। तो मेरठ के पास में एक एक्सीडेंट हुआ, रात का टाइम था। रात का टाइम भी लगभग ऐसे समझ ली 10 साढ़े 10 बज रहे थे उस समय, जब वो लोग मेरठ से देहरादून की ओर बढ़ रहे थे।
तो हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था और उसमें लोग घायल हो गए थे और उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाना था। तो उन्होंने जाम में एम्बुलेंस को देखा, तो उन्होंने एम्बुलेंस वाले से पूछा कि तुम्हारे पास कोई अंदर दवा है या कुछ है तो अभी इनको दे दो। तो उसने, अब मैं तो डेड बॉडी लेकर के जा रहा हूँ। तो लोगों ने उनसे ये कहा कि भाई डेड बॉडी तो है, मर तो गया ही है, अब क्या करेंगे, अब जिंदा तो हो नहीं जाएगा। अगर इसको अस्पताल तक छोड़ दो, अंदर मेरठ सिटी में छोड़ दो, तो ये बच जाएंगे वरना ये मर जाएंगे, अभी तो इनमें तो जान है। तो ड्राइवर बोला मैं क्या बोलूं, मुझे तो बुक करके लाए हैं, जो घर वाले हैं वो बताएंगे। जो मृतक थे उनकी पत्नी ने उस समय में कहा कि हाँ हम इंतजार कर लेंगे, डेड बॉडी को उतार लो यहीं। और डेड बॉडी को वहीं डिवाइडर पे रखा गया। परिवार वाले रुके और एम्बुलेंस वाला उनको घायलों को 2 राउंड में छोड़कर आया, एक मेरठ में अंदर एक अस्पताल था, और फिर वो आया, फिर लेकर के देहरादून आया। मोरालिटी है इंसान की। देखो वो तो मर गया है, जो गया वो तो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका अंतिम संस्कार ही करना है, वही उसकी लास्ट, जो जो उसकी जो डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है, वो हो जाएगी 2 घंटे बाद हो जाएगी, उसमें क्या जा रहा है, 2 दिन बाद हो जाएगी। पर आपने किसी की जान बचा ली, तो इससे बड़ा कोई बेहतर काम और दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है। और उस समय में मदद इसलिए नहीं की थी कि जब हम मरेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। मदद इसलिए की गई थी कि उन्हें मदद की जरूरत है, और वही बेस्ट हेल्प होती है। आपके दोस्त का पेन खत्म हो गया, मान लो लिखते लिखते आपने अपने बैग से पेन निकाल के उसे दे दिया, तो क्या आपने पेन इसलिए दिया कि आपको स्वर्ग मिलेगा? आपने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि आपका दोस्त है, परेशान हो रहा है, उसकी परेशानी मिटाने के लिए आपने काम कर दिया। तो जिस दिन हम अपनी मदद, दूसरों की जो मदद है वो उनकी परेशानी मिटाने के लिए करने लगते हैं, तो हम एथिकल भी हो जाते हैं और हमारी मोरालिटी भी स्ट्रांग होती है और हमारा एक पॉजिटिव कैरेक्टर बन करके तैयार होता है। देखिए, इमोरल एक्शंस, हेडिंग डालिए इमोरल एक्शंस। इमोरल एक्शंस, इमोरल एक्शन वो होते हैं जो रिलीजियस या कल्चरल एस्पेक्ट से गलत होते हैं। देखिए, इमोरल एक्शंस आर दोज एरियाज ऑफ इंटरेस्ट where moral categories apply, where moral categories do apply करेंगे, do apply, where moral categories do apply, and these actions are of, and these actions are of। भाई देखो, मेरी क्लास का टाइम था 4 से 5:30, मेरी क्लास शुरू हुई 4:30 बजे, तो अब मैं क्या करूं? तो आधा घंटा वैसे ही बढ़ा लो, क्या करें? ठीक है, देखो मैं तो अपने टाइम पर आ गया था, अभी तुम देर से आए तो मैं क्या करूं? मैं तो अपने टाइम पर छोड़ूंगा। देखो, immoral actions are those areas of interest where moral categories do apply। तो वैसे भी आप लोगों की 7 बजे तक पढ़ने की आदत है, तो अगर आप थोड़ा देर पढ़ लेंगे तो कुछ आफत नहीं आएगी। डू अप्लाई, एंड दीज एक्शंस आर ऑफ इविल, these actions are of evil, comma wrong or sinful nature। These actions are of evil, comma wrong or sinful nature as per the code of ethics, as per the code of ethics। नेचर, सिंफुल नेचर, सिंफुल नेचर माने पापी प्रकृति के। एज पर द कोड ऑफ एथिक्स, एज पर द कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, कोड कोड, हाँ हाँ, सीओडी। एक सीओडी भी होता है, कैश ऑन डिलीवरी, है ना, सामान ले लो पैसा मत दो। देखो, बेसिकली एन इमोरल एक्शन इज द, बेसिकली एन इमोरल एक्शन इज द। आपने राष्ट्रपति को बैडमिंटन खेलते देखा कि नहीं देखा? अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा अपनी जिंदगी में, समझ लो। राष्ट्रपति जी ने ऐसा बैडमिंटन खेल डाला ना उस दिन साइना नेहवाल के संग, 3 लव से जीत गई राष्ट्रपति जी। समझ रहे हैं आप? साइना नेहवाल को उन्होंने 3 लव से, लव माने 0 होता है ना बैडमिंटन में, हरा दिया उनको राष्ट्रपति ने। सूट पहन कर आई थी, जूता पहन कर आई थी, बढ़िया, और उन्होंने रैकेट उनको दिया गया खत्म, साइना नेहवाल कर गई अपने। मैंने कहा राष्ट्रपति जी को ही भेजो फिर। हमारे उपराष्ट्रपति थे श्री वेंकैया नायडू।
तो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, लुटेन जोन में ही है। तो वो रोज सवेरे जाते थे और रोज 1-1.5 घंटा बैडमिंटन खेलते थे वो, वेंकैया नायडू जी। पता नहीं उनके बारे में, मुझे मालूम नहीं, बातें करते हैं। हाँ। और सुमित्रा महाजन, लोकसभा स्पीकर, ये सब लोग, आपको मालूम है सोनिया गांधी जी की सिक्योरिटी की वजह से उनको वो नहीं था, उनको मॉर्निंग वॉक के लिए जब उन्होंने कहा, तो सवेरे 3-4 बजे निकलती नहीं। जब तक तुम्हारी दिल्ली सो के उठेगी ना, तब तक तो अपनी वॉक करके फ्री भी हो जाएंगी। वो टाइम था जब उनकी सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी थी, यूपीए की सरकार थी। जितने भी बड़े लोग होते हैं वो अपना टाइम जरूर मैनेज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। पहला सुख निरोगी काया, इस बात को ध्यान रखिए। लिखिए, basically an immoral action is the violation of the code of ethics. It is to be kept in mind, it is to be kept in mind that no action is, that no action is universally immoral. It is to be kept in mind that no action is universally immoral. ऐसा कोई काम नहीं है जो हमेशा गलत है या हर इंसान के लिए गलत है। फुल स्टॉप। एक हमारे देश में बहुत समय से बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक में केस पड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं मैरिटल रेप। मैरिटल रेप का मतलब है कि शादीशुदा कपल है, शादी हो गई है, हस्बैंड वाइफ है, मगर उनके बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो फिजिकल रिलेशनशिप है, उसमें दोनों की रजामंदी है या नहीं है। भारत सरकार ने कह दिया कि भाई हम तो हाथ खड़े करते हैं। इस चीज में अगर हम कानून लेकर के चले आए तो समझ ले रेप केसेस में तो हमारा जो है भारत का जो नाम है वो नंबर 1 पर आ जाएगा। वो तो मान ही नहीं रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान नहीं रही, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है अब सरकार का काम है नियम बनाना, हम क्या बोले। तो दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं और कैच कोई कर नहीं रहा है, स्थिति वो बन गई है। ठीक है, तो मैरिटल रेप का जो केस है वो इसमें इमोरल एक्शन में ही आएगा। समझ रहे हैं? ऑल राइट, लिखिए नॉन मॉरल एक्शन। नॉन मॉरल एक्शन, देखिए नॉन मॉरल एक्शंस आर दोज इवेंट्स, नॉन मॉरल एक्शंस आर दोज इवेंट्स where moral categories cannot be applied, where moral categories cannot be applied, where moral categories cannot be applied. Example: wear socks of a specified shade of color, wear socks of a specified shade of color। अब तुम किस रंग के जुराब पहनोगे, इस बात का मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। wear socks of a specified shade of color। नॉन मॉरल एक्शन की डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं भाई। नॉन मॉरल एक्शन आर दोज इवेंट्स वेयर मॉरल कैटेगरीज कैन नॉट बी अप्लाइड, वेयर मॉरल कैटेगरीज कैन नॉट बी अप्लाइड। सेकंड एग्जांपल लिखेंगे, वंडरिंग वेदर वन शुड ईट ग्रेप्स, वंडरिंग वेदर वन शुड ईट ग्रेप्स, क्या मुझे अंगूर खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, इस बात का मेरी नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। घर में अंगूर है तो खा लेंगे, नहीं है तो क्या करें, प्राण तो दूंगा नहीं अंगूर खाने के चक्कर में। वंडरिंग वेदर वन शुड ईट ग्रेप्स। नेक्स्ट लिखिए ए मॉरल एक्शंस, AMORAL, ए मॉरल एक्शंस। Amoral actions are those actions which are committed. Amoral actions are those actions which are committed by not abiding by the moral rules, by not abiding by the moral rules, or showing indifference, by not abiding the moral rules, or showing indifference to social norms, or showing indifference to social norms।
showing indifference to social norms. Example, actions of a baby or a kid. Actions of a baby or a kid. छोटा बच्चा है, उसने दूध फैला दिया सारा। माँ क्या करेगी? उसे उठाएगी, पहले उसके कपड़े बदलेगी, फिर दूध को भी साफ करेगी। अब तुम फैला के देख लेना दूध अपने घर में, फिर बताना माँ ने क्या क्या किया था। बता तो पाओगे नहीं। सेकंड लिखिए, एक्शंस ऑफ अ साइकोपैथ और अ पैरानॉइड। एक्शंस ऑफ अ साइकोपैथ और अ पैरानॉइड। अब भाई साइकोपैथ तो मैं उनको भी मानता हूँ जो चलती वंदे भारत एक्सप्रेस पे पथराव कर देते हैं। अभी 2-4 दिन पहले की घटना है, उसमें शीशा टूटा, यात्री घायल हो गया। अरे अभी हाईवे पे प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर पथराव कर दिया, कार का शीशा टूट गया, ड्राइवर के खून ही खून, बेचारे का सिर फट गया ही उस पत्थर से। अब ऐसे इंसान को क्या आप नॉर्मल कहेंगे? अब फिर, या कहीं गए, जैसे एक पहले एक ट्रेन चली महामना एक्सप्रेस, दिल्ली आनंद विहार से चली थी बनारस के लिए। उसके फर्स्ट रन में ही उसके शीशा बाहर निकाल लिया उसका, जो जो मिरर टांगा गया था, मिरर उखाड़ कर ले गए। उसके जो जो टैप्स लगाए गए थे अंदर, जो टोटियां नल लगाए गए थे, वो उखाड़ कर ले गए। और तो ट्रेन आई गई, इतनी सुंदर सी दुल्हन की तरह, लौटी है तो लुटी पिटी, कुछ नहीं है उसमें। अब बताओ, ये क्या बुद्धि होगी ऐसे इंसान में? तब फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस करने वाले। बीच में वो हुआ था, ये अग्निवीर का विरोध प्रदर्शन, एक लड़के की गाड़ी में ही आग लगा दी। बताओ, अगर तुम्हारा फौज में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये बात इतनी इतनी ज्यादा दुख की है कि तुम दूसरे की गाड़ी में ही आग लगा दोगे। वही है, क्या बोले, मतलब मेरा नौकरी करना, मेरा आईएएस में सेलेक्ट होना इतना जरूरी है कि अगर किन्हीं कारणों से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं आग लगा दूंगा पूरे देश में। भाई वाह। मतलब इसको कहते हैं कि जैसे सेल्फ सेंटर्डनेस की हाइट होती है, पराकाष्ठा, इसके ऊपर और कुछ नहीं है, वो वाली बात है। तो ऐसे लोग साइकोपैथ या पैरानॉइड पागल बोले जाते हैं। अच्छा है, उनका असली स्वरूप अभी दिख गया। अब फौज अलर्ट हो जाएगी, किसी को भी रखना है या इन्हें नहीं रखना है, बस ये तो आग लगा देंगे, वरना अंदर आकर भी आग। अब वहां तो सच में बम है उनके पास। अब बमों में आग लगा दी तो फिर तो आफत ही आ जाएगी। तो इससे अच्छा है वो बाहर ही रहें। अब दोबारा घूम फिर के वो सवाल आता है, वाई बी मॉरल, हेडिंग डालिए, वाई बी मॉरल। मैं अच्छा क्यों बनूं? जितने बुरे हैं उन पे सबसे ज्यादा पैसा है, बड़ी गाड़ियां हैं, विदेश घूम रहे हैं, और मैं अच्छा बन करके जो है ऐसी जिंदगी काट रहा हूँ जो भगवान किसी को ना दें। तो मैं अच्छा क्यों बनूं? बात वो है। लिखिए, इसमें इसमें नीचे ही एक सब हेडिंग बना लीजिए, ऑल्सो नोन एज दी मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल। मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल, इसी इसी कोई वाई बी मॉरल को हम मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल भी बोलते हैं। मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल। लिखिए, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट स्पेलिंग चेक करेंगे। इमैनुअल कांट had observed that even though people indulge in immoral, that even though people indulge in immoral or unethical actions, that even though people indulge in immoral or unethical actions, still they are happy. Still they are happy, बहुत खुश हैं, उल्टे काम करते हैं रोज और आराम से घर पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। Still they are happy. Stop. But Kant propounded, but Kant propounded that this happiness is not ultimate, that this happiness is not ultimate. भाई ऐसा था, जितने गुंडे बदमाश थे, गैंगस्टर थे,
तो वो खूब मजे से घूम रहे थे। और फिर आए योगी आदित्यनाथ, तो सब अपनी जमानत कटा कटा के जेल में चले गए। इससे पता चल रहा है कि उनकी जो खुशी थी वो अल्टीमेट नहीं थी, कहीं ना कहीं उन्हें जान जाने का खतरा सता रहा है। और उसमें मुख्यमंत्री का एक ऐसा बयान आया कि हम जून में भी शिमला बना देते हैं। तो जून में शिमला बनाने का मतलब क्या है कि हम अच्छे अच्छों की गर्मी शांत कर देते हैं। पुलिस है, प्रशासन है, देखेगा जो गलत कर रहा है उसको उसको पकड़ेगा, कोर्ट के सामने पेश करेगा, गर्मी अपने आप शांत हो जाएगी। तो ऐसे में लोगों को ये लगा कि हमें कहीं पुलिस निपटा ना दे, इसलिए बेहतर है कि हम खुद ही जेल में चले जाएं। जेल में रहोगे तो मारे नहीं जाओगे, बाहर घूमते रहोगे तो पुलिस कह देगी एनकाउंटर हो गया था। ऐसे में लोग अपनी जमानत कटा के जेल चले जाते हैं। तो आप बुरे काम तो कर रहे हैं और शायद खुश भी हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब है, मगर वो आपकी खुशी अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी खुशी के अंदर एक डर का भाव है। ठीक है ना, सम डिग्री ऑफ फियर इज ऑल्सो देयर। लिखिए, he said that the ultimate level of happiness is he said that the ultimate level of happiness is samam bonum, samam bonum, that the ultimate level of happiness is samam bonum, which offers bliss, which offers bliss। ब्लिस वो होता है कि अब इससे ज्यादा और कोई खुशी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, अकॉर्डिंग टू कांट समम बोनम कैन बी अचीव्ड, अकॉर्डिंग टू कांट समम बोनम कैन बी अचीव्ड only when only when the morality is linked with inner happiness। Summum bonum can be achieved only when the morality is linked with inner happiness। जब सेवा से संतोष होने लगे तब समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। किसी परेशान इंसान की परेशानी को दूर करके अगर आपको सुख मिलता है, सेल्फलेस सर्विस करके आपको सुख मिलता है, तो आप समझ लें कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। गर्मियों में जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था कर दी, सड़क चलते लोगों के लिए पानी का इंतजाम कर दिया, ठंडा पानी पी लेंगे। ठीक है, पैसा है तो एम्बुलेंस चलवा दी। लोग क्या कहते हैं, पैसा है तो जमीन खरीद लो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, पड़ी रहेगी, कैपिटल गेन होगा। यही तो होता है। पैसा है तो एम्बुलेंस भी चलवाओ, मैं ये नहीं कह रहा फ्री में चलाओ, चला सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर एटलीस्ट रीजनेबल कॉस्ट पर अगर एम्बुलेंस शहर में अवेलेबल है तो इससे और बेहतर क्या बात हो सकती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप एक अच्छा रीजनेबल फीस पर आप एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल दीजिए, कुछ करिए। मगर लोगों ने क्या किया है, करते हैं, उन्होंने इसको मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका बना दिया है इन सबको। वो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो असल में कर रहे हैं चोरी टैक्स की। मगर ये सारे काम बहुत अच्छे हैं अगर इनको किया जाए एक अच्छे नेक तरीके से। देखिए, एंड द मोरालिटी इज लिंक्ड विद इनर हैप्पीनेस। ये जैसे बूढ़े लोग हैं या वो लोग हैं जो जिनके पास उतना पैसा नहीं है, तुम पे पैसा है, तुम उनको तीर्थ यात्रा करवा दो। तुम एक बस बुक करो, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करो, उनकी आईडी वगैरह उनका सब एक लिस्ट बना लो, कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ के हैं, और उनको जरा दो चार मंदिर वगैरह बढ़िया उनके जो भी उनका धर्म का जो भी जगह है उनको घुमा दो। मुसलमान है, उनको अजमेर शरीफ का जरा दीदार करा के लाओ, उनको कहीं घुमा के लाओ। बूढ़े लोग हैं, कभी उनको उनके साथ जरा टाइम स्पेंड करो, उनको कुछ खाने को दो, उनको बढ़िया सी चीज दे के आओ वृद्धाश्रम में। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ दो, जा करके अनाथालय जाओ, ऑर्फनेज में जाओ, तब आपको मालूम चलेगा कि खुशी क्या होती है। ठीक है ना, ये छोटे छोटे काम है। वो क्या कह रहा है, समम बोनम आपको कब मिलेगा, व्हेन द मोरालिटी इज लिंक्ड विद इनर हैप्पीनेस। और इनर हैप्पीनेस आपको यही सब काम करने से मिलती है। अगर आपकी इनर हैप्पीनेस इस बात से तय होती है कि आपके घर में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं या आपने कितने कमरे का एक घर बना लिया है, तो आपकी खुशी बहुत ही ज्यादा बेमानी है। ठीक है, आपका घर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सोने के लिए आपको केवल उस बिस्तर भर की जगह ही चाहिए। और खाना भी आप उतना ही खा पाएंगे जितना आपका पेट अलाउ करेगा। ये नहीं है कि आप अमीर हैं तो आप चार आदमी के बराबर का खाना अकेले खा जाएंगे। इसलिए खाना और कपड़ा
और गाड़ी मतलब वाहन हमारी मोबिलिटी के लिए, इन सब से आगे भी एक बहुत बड़ी जिंदगी है, उस पे जरा ध्यान देना चाहिए। देखिए, द एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मॉरल प्रैक्टिसेस, द एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मॉरल प्रैक्टिसेस हेल्प वन, ethical principles and moral practices help one to attain what is best, help one to attain moral practices, oh sorry, to attain what is best, what is best, full stop. It helps a person, it helps a person to perfect himself, it helps a person to perfect himself as a moral being, to perfect himself as a moral being. हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। तो जेल भी तो जाएगा। हाँ अनएथिकल हो जाएगा ना। भाई सऊदी का आदमी है जिसने बचपन से देखा है नारी शमन करना है, नारी दमन करना है। वो औरतों को उनकी मनमर्जी चलाने नहीं दे रहा, उसने बचपन से यही देखा, उसके पिताजी भी यही करते थे, उनके दादा भी यही करते थे, उनके भाई भी यही कर रहे हैं। उन्हें तो लग रहा है यही सब तरीका है जिंदगी जीने का। और वो चले गए अमेरिका। पहली बात तो वो जा ही नहीं पाएंगे ऐसे उल्टे कर्म करेंगे तो। मगर वो अगर चले गए एक बार को, और उन्होंने वो जाकर के अमेरिका में वो वाला काम किया, तो फिर उनका इंतजाम कर दिया जाएगा। मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, लिख के मत आना बस। देवयानी खोबरागड़े इंडियन फॉरेन सर्विस में है, एम्बेसडर देवयानी खोबरागड़े। भारत में क्या होता है कि भाई हमारे जो डोमेस्टिक हेल्प है, उसको आप थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, कितना रुपया, 3,000 4,000 देते होंगे, इतने में वो आपके घर में सारा काम कर रही हैं। और उनसे क्या क्या काम करा लेते हैं, उसको बर्तन धोने के लिए रखा है लगे तो उससे सब्जी भी कटवा लेते हैं। अरे भाई करते करते ये भी थोड़ा सा कर जाना, या बाजार से तुम आ रही हो तो ये वाला काम हमारा करे आना। पैसा तो उसको वही दे रहे हैं, 3,000। उन्होंने क्या किया, वो अपने होम टाउन से महाराष्ट्र किसी को एक डोमेस्टिक हेल्प को अमेरिका लेकर गई, और ये वाली बात खुल गई, अमेरिका में पता चल गई कि ऐसे डोमेस्टिक हेल्प है, इंडिया से लाई गई है, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वो वेल पेड नहीं है अमेरिकन रूल्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से। उन्होंने एम्बेसडर को, और उस समय एम्बेसडर कौन थे अमेरिका में, ये थे सुब्रमण्यम जयशंकर, जो इस समय विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हम इनको अरेस्ट करेंगे, देवयानी खोबरागड़े। न्यूयॉर्क में उस समय तैनात थी, यूएन में थी, या शायद न्यूयॉर्क में जो कॉन्सुलेट बना है उसमें किसी में एक में थी, यूएन का ऑफिस भी वही है न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा हम इनको अरेस्ट करेंगे, और हम उसको रेस्क्यू कराएंगे, वो जो डोमेस्टिक हेल्प है, और उसको हम भारत भेज देंगे, और ये जाएंगी मैडम जेल। और अमेरिका में जेल होती है 300 साल की, 400 साल की, ये समझ लो। अमेरिका में तुम्हारे 1-2 साल की जेल नहीं होती है। तुम 300-400 साल जेल में रहोगे, तुम्हारी सजा कम भी हो जाएगी, तो 400 से कम होके तुम्हारी साल 200 हो जाएगी। 200 साल जेल में रहना, ये वाला हिसाब है। ये इतना घबरा गए कि उसका ट्रांसफर किया था, फिर हटाया गया था उसको इमीडिएटली वहां से, है ना, पकड़ लेते अमेरिका में उसको। और सरकार की इतना इतना थू थू हुई चारों तरफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस समय फिर इन्होंने अपने सारे डिप्लोमेट्स को टाइट किया था। आपको मालूम है ना, डिप्लोमेट्स का बैग कभी चेक नहीं होता है। उनके पास एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, वियना कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पर, उनका बैग चेक नहीं होता है। डिप्लोमेट की गाड़ी में लाश रखी है पीछे डिक्की में, और पुलिस को मालूम है कि इसमें डेड बॉडी है, वो चेक नहीं कर सकते। दिल्ली में, दिल्ली में मान लो एम्बेसी बनी है ना, मैं सही बोल रहा हूँ, तुमको मजाक नहीं कर रहा हूँ। चाहे वियना कन्वेंशन पढ़ लेना डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पर, आई थिंक 1985 का है ईयर, तो मैं एकदम। हाँ, उसको उसको अगर वो घूम रहा है ना लेकर के दिल्ली में, कोई भी देश का एम्बेसडर, और तुम्हें मालूम चल गया तुम दिल्ली पुलिस में हो, तो उसको पकड़ नहीं सकते, तो उसकी गाड़ी चेक नहीं कर सकते। वो उसके उसके देश की गाड़ी है, इसीलिए उसको अलग से एक नंबर प्लेट दी जाती है, CCCD नंबर प्लेट कहलाती है, नीले रंग की, वो दूर से दिख जाती है कि एम्बेसी की गाड़ी है।
उस गाड़ी को आप छू भी नहीं सकते, बवाल हो जाएगा, वो अपने देश फोन कर देगा। राजदूत को पकड़ना एक बहुत ही गंभीर अपराध है। किसी देश का राजदूत आपके यहाँ आया और आपने उसको जेल में डाल दिया, होगा तो होगा, आप नहीं पकड़ सकते उसको, वो कुछ भी होगा। मैं तो कह रहा हूँ यमराज होगा, आप उसको नहीं पकड़ सकते हो, तुम तो स्पाई की बात कर रहे हो। आप उसको नहीं पकड़ सकते, आप उसके क्रेडेंशियल्स को आप उसके क्रेडेंशियल्स को जो है वो डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास क्रेडेंशियल्स होते हैं। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप भारत के राष्ट्रपति को क्रेडेंशियल्स देते हैं कि मुझे मेरे देश से भेजा गया है, और राष्ट्रपति भवन में वो पेपर रखे रहते हैं हेड ऑफ स्टेट के नाते। वो वापस कर देंगे कि हम नहीं मानते तुमको, तुम जाओ, तुम्हारा वीजा हम खत्म कर रहे हैं, 24 घंटे में हमारी जगह छोड़ दो। वो जाएगा, और तुम उसको हिरासत में नहीं ले सकते हो। हाँ, नहीं नहीं, एयरपोर्ट पर रहेगा, कोई एलियन नहीं बनेगा। अगर 24 घंटे तक, 24 घंटे हमने दिए कि भारत छोड़ देना, वो नहीं रहेगा, वो एयरपोर्ट टर्मिनल पर ही रहेगा। वो एयरपोर्ट से बाहर उसको सीआईएसएफ पैर नहीं रखने देगी, वहीं रहेगा वो। वैसे इतनी नौबत आती नहीं है। इतनी अगर खराब सिचुएशन आ गई है तो उनके लिए इंतजाम कर दिया जाता है, उनको यहीं से एक एरोप्लेन में बिठा के भेज दिया जाएगा कि जाओ। इतना कोई इमेच्योर होता नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर कि ऐसा काम करेगा। लिखिए, इसीलिए एक देश की मोरालिटी, मैंने कहा ना, ये आपकी एक देश की मोरालिटी दूसरे देश में जाकर आपको सुधार करना पड़ेगा अपने अंदर, बदलाव ले। इसीलिए देख लेना, वही आईएएस होता है, उसी पेपर से आईपीएस बनता है, और उसी पेपर से इंडियन फॉरेन सर्विस वाला बच्चा सेलेक्ट होता है। और जब अपनी नौकरी के वो 10-20 साल पूरे कर लेते हैं, तो आप एक आईपीएस से बात करके देख लेना और एक आप फॉरेन सर्विस वाले से बात करके देख लेना, आपको जमीन आसमान का अंतर मालूम चल जाएगा। क्योंकि वो किस किस माहौल में उन्होंने नौकरी की है। वो रहा एसपी, रहा जिले का एसपी, रहा वो डीआईजी, रहा उसके सामने रोज वही अपराध करके कभी अपने भाई को मार के चले आए, कभी अपने पिता को निपटा दिया। वो लोग आ रहे थे, हत्यारे बलात्कारी आ रहे थे, उनसे निपट रहा था वो इंसान। उसको उसकी नौकरी वैसी ही थी बेचारे की। कभी आपने पोलाइट पुलिस वाले देखे हैं क्या? क्योंकि पोलाइट का होकर वो करेंगे क्या? कौन सुनेगा उनकी बात? तुमको मैं इस दरवाजे पर खड़ा कर दूं और कहूं कि भाई इसमें किसी को अंदर मत आने देना, और बाहर से मैं 100 लोगों को बोल दूं कि तुम अंदर आने का प्रयास करो, 20 को ही बोल दूं, 100 तो बहुत ज्यादा है, 20 लोगों से कह दूं कि तुम अंदर आने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम रोकना मत, तुम उनको रोकना आने मत देना। मालूम चल जाएगा कि आपके अंदर कितना धैर्य है या फोर्टिट्यूड है। पुलिस वालों का जो ड्यूटी होती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है। इस रोड से मुख्यमंत्री जी निकलेंगे, कोई आना नहीं चाहिए, और 100 लोग खड़े हुए हैं, वो कह रहे तुम हमें जाने कब दोगे, हमें रोक के रखा हुआ है, हमारा टाइम खराब हो रहा है। अब वो क्या करे, हवलदार है बेचारा, सस्पेंड हो जाएगा। उसने तुम्हें छोड़ा, उधर से आगे सीएम साहब, और तुम भिड़ गए उनकी गाड़ी से जा करके, तो उसकी तो नौकरी गई, तो देन एंड देयर चली गई, तो क्या करे। इसलिए जब मोरालिटी की जब आप बात कर रहे हैं ना, तो आपका इन्वायरमेंट, मैंने बोला ना, पीयर ग्रुप कैसा है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फिर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे हैं, उस सबसे मोरालिटी तय होती है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही तो है ये सारा खेल। मोरालिटी और क्या है? देखो, आप किसी के सामने जाओगे और आप उससे कहोगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा देखो, मेरी जेब काट ली है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तुम एकदम, हो सकता है तुम भी भावुक हो जाओ, तुम भी रोने लगो उसके साथ, अरे भगवान ने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा किया, आजकल अच्छाई का जमाना ही नहीं है। अब वही जब जेब कटवा के इंसान थाने जाता है ना, तो पुलिस वाले उससे बैठने के लिए भी नहीं कहते हैं। उससे 4 सवाल पूछते हैं, क्यों भाई तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या नशे में थे क्या उस समय में? छूटते ही वो पहला पूछते हैं। वो तुमसे ये पूछेंगे भी नहीं, वो कहेंगे तुम्हारी गलती थी जो तुम्हारा जेब कट गई। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके सामने जो ज्यादातर लोग आ रहे हैं, वो या तो झूठी शिकायतें ले लेकर आते हैं, या आते हैं तो इतने केयरलेस होते हैं वो। और कुछ होते हैं जिनके वो, और पुलिस कुछ करना भी चाहे तो पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो कुछ कर नहीं पाती है। इसीलिए होता है हर चीज में ना। आप कभी डिप्लोमेट को देख लेना, और आप एक आईएएस को देख लेना, आप एक आईपीएस को देख लेना, बिल्कुल ही जमीन आसमान का अंतर होता है। और कहो तो वो, हो सकता है उन्होंने एक ही कमरे से मेंस क्वालिफाई किया होगा, एक ही सेंटर पढ़ा होगा उन दोनों का। ऐसा होता है। दिस इज द रियलिटी। देखिए, here a question arises here a question arises
that how can we unite happiness with morality, that how can we unite happiness with morality, how can we unite happiness with morality. Full stop. To solve this, Kant has given three postulates. Kant has given three postulates. They are as follows. They are as follows. मजे की बात यह है कि कांट ने जिस समय ये बातें कही उस समय तक गीता यूरोप नहीं पहुंची थी। इस बात को ध्यान रखना। तो कांट ने अपने दिमाग से वो बातें कही जो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही। लगभग वही बातें हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर आप डेट निकालेंगे कि गीता सबसे पहली बार यूरोप कब पहुंची, गीता की एक कॉपी, या कब यूरोपियंस ने गीता पढ़ना शुरू किया, उससे काफी समय पहले कांट ने ये सब बातें कह दी थी। जो थ्री पॉस्टुलेट्स दिए उसमें फर्स्ट लिखिए फ्रीडम ऑफ विल। फ्रीडम ऑफ विल, इसके आगे आप ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना गीता 18, ऐसे 61 लिख लेना। गीता का 18वें अध्याय का 61वां श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि फ्रीडम ऑफ विल क्या होती है। इसको गीता अगर आपके घर में होगी तो उससे देख के लिख लेना, वरना ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। लिखना गीता /18/61, यूट्यूब पे लिखना, तो वो पढ़ के भी बता देगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। मैं एक बार आपके लिए यहाँ पर पढ़ देता हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, हर व्यक्ति, हर प्राणी के अंदर ईश्वर है, और वो कैसे काम कर रहा है ये ईश्वर ही तय कर रहा है। इसलिए इंसान को उसके अकॉर्डिंग चलने दो। तुम उसे मत बताओ कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञाता है, वो उसको बता रहे हैं कि उसे क्या करना है। हम जो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो भगवान हमसे करवा रहे हैं। इतनी सिंपल सी बात है। इसलिए मुझे कोई और ये ना ज्ञान दे कि मुझे क्या करना चाहिए। इट इज फ्रीडम ऑफ विल। सेकंड लिखिए इमोर्टैलिटी ऑफ सोल। इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, इसमें आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे गीता /2/22, गीता /2/22 एंड 23। गीता /2/22 एंड 23। 22 में क्या कहा गया है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर, हम पुराने कपड़ों को उतार देते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण कर लेती है। शरीर मॉर्टल है, आत्मा इमॉर्टल है। और इसी दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, अगला श्लोक है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा का कुछ हो ही नहीं सकता, प्राण का कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, मेंस में जब आप लिखेंगे तो इसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ट्रांसलेशन, और जो श्लोक भी है तो वो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। हाँ, आप हिंदी नहीं लिख सकते हैं, वो मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है ना, ये है, उसको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। देखिए इमोर्टेलिटी ऑफ सोल में आपने दो लिख लिए, थर्ड लिखिए, श्लोक भी लिखोगे इंग्लिश में ही?
हाँ नहीं, वो जो आपका मीडियम है आपको केवल वही वही स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट वही लिखनी पड़ेगी। देखिए हैविंग फेथ इन गॉड, थर्ड पॉइंट इज हैविंग फेथ इन गॉड। इसमें लिखिए गीता ऑब्लिक 9/31, गीता ऑब्लिक 9/31, एंड गीता ऑब्लिक 10/10। गीता ऑब्लिक 9/31 मतलब 9th चैप्टर है, 31st वर्स है। देन गीता ऑब्लिक 10/10, 10वां चैप्टर है, 10वां ही वर्स है। 9/31 में क्या कहा गया है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा श्वश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। वह परंतु धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये तुम निडर होकर सबको बता दो, ऐसा वो अर्जुन से कह रहे हैं। क्या बात लिखी हुई? हैविंग फेथ। सर आवाज चली गई आपकी। ठीक है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। इस बात को आपने हैविंग फेथ इन गॉड में समझ लिया कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और 10वें अध्याय का 10वां श्लोक क्या कहता है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ जाते हैं। और आप एक बार उन तक पहुंच गए तो फिर आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो सिंपल। तो कांट वो वाली बातें कह रहे हैं जो गीता में ऑलरेडी कही गई हैं। ठीक है, तो कांट ने 3 बातें बताई हैं कि अगर आपको समम बोनम यानी अल्टीमेट अल्टीमेट ब्लिस हासिल करना है तो आपको मोरालिटी और इंटरनल पीस को लिंक कर देना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब आपको फ्रीडम ऑफ विल हो, दूसरा क्या हो, इमोर्टैलिटी ऑफ सोल हो, और तीसरा भगवान में विश्वास हो, फेथ इन गॉड हो। और इस फेथ पर कभी उंगली नहीं उठानी है। हरिहर निंदा सुने जो काना होए पाप गौ घात समाना। कभी भी अगर आप उनके ऊपर उंगली उठाएंगे, देखो ऐसा है, बात यह है कि उनके ऊपर उंगली उठाओगे तो जो तुम्हारा एक सपोर्ट सिस्टम है वो भी धराशायी हो जाएगा। तुम ऑलरेडी अकेले पड़ गए थे, तुम्हें किसी का सहारा नहीं था, अब तुमने एक सहारा ढूंढा, अब तुम उस पर भी सवाल उठा रहे हो। बात तो खत्म हो गई ना। फिर अब करोगे क्या? अब बैठे रहो। मतलब तुम्हारी एक नाव थी उसमें भी छेद हो गया। देखो, मोरालिटी इज कंसर्न अबाउट आर मॉरल हेल्थ, मोरालिटी इज कंसर्न अबाउट आर मॉरल हेल्थ। आपको यहाँ तक कि मेरी बात सबको समझ में आ गई है? मैंने आपको क्या बताया है हाँ या ना? ठीक है, मोरालिटी इज कंसर्न अबाउट आर मॉरल हेल्थ, फुल स्टॉप। और ऑनलाइन में भी अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे यहीं पे ही बता दो। मतलब आप आगे बता सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, मगर यह है कि अभी बता दोगे तो मैं अभी के अभी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और समझ में आ गया तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। Morality is concerned about our moral health, full stop. It seeks to help us determine, it seeks to help us determine what will nourish our moral life, what will nourish our moral life, and what will poison it, and what will poison it. आपने 75 हार्ड चैलेंज देखा है? आजकल नया नया चालू हो गया है 75 हार्ड। तो 75 हार्ड में एक एक ये भी चीज है कि आपको पूजा करनी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मंदिर जाओ या अपने घर में ही कर लो, वो सब आप देख लो। ठीक है, मगर आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि उससे एक पॉजिटिविटी आती है। आप कभी भी देखना, जिस जगह पर पूजा का स्थान होता है ना, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय की बात क्यों ना हो, आप उस जगह जूते चप्पल पहन करके नहीं जाओगे।
आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा घंटियां सी बज रही हैं, भगवान मुझे आगाह कर रहे हैं कि दूर हट दूर हट। ऐसा ही होता है, ठीक है ना। आप उस जगह पर कोई भी गलत काम नहीं करोगे, आप भगवान की मूर्ति के सामने चोरी नहीं कर पाओगे। अगर आप वो कर पा रहे हो तब तो समझ लो आपसे ज्यादा अधम और दूसरा कोई नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ना। अगर भगवान के सामने भी खड़े होकर तुम चोरी कर रहे हो, इसीलिए एक बात कही जाती है, मंदिर में कभी किसी के पैर मत छुओ। व्हेन यू आर इन द टेम्पल प्रेमिसेस, कभी किसी के पैर मत छूना। कोई तुम्हारे सामने कितना ही ऊंचा 30 मार खा क्यों ना आ जाए, कभी मत झुकना उसके सामने। उसको दूर से प्रणाम करना, बस। उसे कहना बाउंड्री के बाहर मिलो, वहां पैर छुएंगे, अभी अंदर नहीं। क्योंकि वहां पर तो वही सर्वशक्तिमान है, वो उनके एरिया में, आप उनकी टेरिटरी में हैं, और उनके सामने आप किसी और के। जैसे आप पुलिस में होते हैं ना, तो आप जब आईजी खड़ा हुआ है तो आईजी के सामने आप डीआईजी को सल्यूट थोड़ी ना करोगे, आप आईजी को सल्यूट करोगे सबसे पहले। जैन साहब, वो टॉप पोस्ट है, इस बात को ध्यान रखना, लिखो। इट सीम्स टू enhance our lives, to help us to live better lives. It seem it seeks to enhance our lives, to help us to live better lives. ये जो मैंने आपको जो नंबर बताए हैं ना, ये नंबर का एक कहीं पर एक पेपर पे लिख के इनको, श्लोक को और विद मीनिंग लिख लेना, इंग्लिश में ही लिख लेना या कुछ भी करके। और कोशिश करना कि, क्योंकि वो सब चीजें ऐसे में भी काम आएंगी और वहां भी काम आएंगी। हेडिंग डालिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा तब होगी जब चीज आपके कंट्रोल में थी, आप उसको कर सकते थे, तब आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और वरना फिर कोई फिर कॉजल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉजल। लिखिए, इन फिलोसफी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द स्टेटस ऑफ morally deserving praise, comma blame, morally deserving praise is the status of morally deserving praise, comma blame, comma reward, blame, comma reward, or punishment for an act of omission, for an act of omission in accordance with one's moral obligation, in accordance with one's moral obligation। भाई, तुम एक पार्टी में गए, ठीक है, और तुमने वहां पर जा करके शराब पी ली, और तुम गाड़ी में बैठे और अपने घर आने लगे, ठीक है ना। अब तुम्हारे सामने अचानक से एक बच्चा आ गया, एक बच्चा आ गया, और तुम ब्रेक मारते या उसको बचाते या अपने आप को बचाते, अचानक से तुम समझ ही नहीं पाए। जब तक तुम कुछ करते हो, बच्चा कुचल गया, मर गया, और तुम कुछ नहीं कर पाए। दूसरी बात, एक भाई साहब बिल्कुल अपने होशो हवास में थे, बिल्कुल सेन एंड सॉर्टेड थे, वो कार चला रहे थे, वही रात का समय था, वही सिग्नल था, फिर एक बच्चा सामने आ गया, ब्रेक नहीं लगा पाए, बच्चा मर गया, नीचे आ गया। अब बताओ, किसकी ज्यादा गलती है? नॉनसेंस आंसर मत दो, बात गंभीर है। मुझे बताओ, किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, किसकी कम है? बच्चा तो मरा ही है। असल में देखा जाए तो बच्चे के मरने में किसी की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जब आप कार चला रहे हैं तो अचानक से आपके सामने कोई आ जाए तो आप रोक नहीं सकते। अगर आपने कार चला कभी चलाई है तो आपको मालूम होगा, और ऑफ अ सडन आपके सामने कोई आ जाए तो
कोई डिवाइडर से कोई अचानक से कूद के सामने आपके आ गया, तो आप नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक सकते हो। आपकी कार डिसबैलेंस हो जाएगी, आप खुद खुद ही चले जाओगे फिर उसको बचाने के चक्कर में, और वो बचा कि नहीं बचा वो मालूम नहीं। ये बात है। सजा किस बात की मिले कि तुमने शराब क्यों पी? अब बच्चा मरा है, उसकी सजा तो देनी पड़ेगी। तो सजा उसे ज्यादा मिलेगी जिसने शराब पी करके गाड़ी चलाई। मगर सजा असल में दी क्यों जा रही है? क्योंकि बच्चा मरा है। तो यहाँ तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है ना। तो हमें ये तो देखना पड़ेगा कि क्या बच्चा बचाया जा सकता था। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कि जो इंसान होश में भी था वो भी नहीं बचा पाया। तो मैं क्यों उस नशेड़ी को सजा दे रहा हूं फिर? अगर सजा तो देनी पड़ेगी क्योंकि बच्चा मरा है, इसलिए मैंने कहा उसे दे दो सजा। उसको ज्यादा गंभीर सजा देंगे, और इसको तो थोड़ी बहुत सजा दे करके छोड़ दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम आ जाती है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉजल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो तुम्हारे हाथ में चीज है उसके लिए तो हम तुम्हारी तारीफ करें या तुम्हारी बुराई करें, या तुम्हें दोष दें या तुम्हारी सराहना करें। जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसमें किस बात की तारीफ, किस बात की बुराई, किस बात की सराहना, किस बात का दोष? ठीक है। अरे तुम स्कूल जा रहे थे, और स्कूल में तुम तो अपने टाइम से निकले, तुम्हारी स्कूल बस जो है वो जाम में फंस गई, अब पूरी बस ही लेट पहुंची स्कूल। तो सजा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी? तुम्हारी क्या गलती? तुम स्कूल बस में बैठे हो, इसका मतलब है कि तुम टाइम पर थे। तुम लेट होते तो तुम अपनी स्कूल बस बोर्ड कर ही नहीं पाते। वो रुकता ही नहीं है, वो 1 मिनट को उतरता है, फिर वो भग जाता है आगे क्योंकि 100 और बच्चे उठाने हैं। तुम टाइम पर थे, तो तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो तुम अपनी गाड़ी से जाओ, फिर देखो स्कूल वाले क्या करते हैं। वो तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? दूसरी बात है, आप एग्जाम में मेहनत करोगे, एग्जाम में मेहनत करना, अच्छे नंबर लाना ये आपके हाथ में था। आप अच्छे नंबर लाए, आप पास हैं, आपको ग्रेस मिलेगा, सब कुछ होगा, मेडल पहनाया जाएगा। आप फेल हो जाओगे तो जगहसाई भी होगी, वो भी आप ही के हाथ में था। ठीक है। पेरेंट्स तो यहाँ तक कह देते हैं अरे तुमसे अच्छा तो हमारे बच्चे ही ना होता। इतने भी गजब पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे के फेल होने पर, वो क्या क्या बातें बोल देते हैं। क्योंकि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, इसीलिए कहते हैं बेटा पढ़ लो। अब साल भर तो किया तुमने मजे, और फिर साल भर के बाद वो मजे का परिणाम आ गया है सामने। अब पेरेंट्स बोल रहे हैं, बुराई क्या है इसमें? सुनो। मगर बाढ़ आ गई और तुम्हारी सब कॉपी किताब बह गई और तुम पढ़ ही नहीं पाए, और तुम एग्जाम में फेल हो गए, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? बाढ़ की गलती है। तो तुमसे क्यों कहा जाए, तुम्हें किस बात की सजा दी जाए? कोशिश ये करनी चाहिए कि किनारे से बच्चे को पास कर दो। कोरोना में यही हुआ, आदेश हो गया किसी को भी फेल मत करना। क्योंकि किसी हर बच्चे के घर में लगभग किसी ना किसी की डेथ हो रही है, माता पिता की नौकरी चली गई है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, किसी के यहाँ फोन ही नहीं है, किसी के यहाँ इंटरनेट ही नहीं है, जिन पे है उनका पढ़ने का मूड नहीं है। तो सरकार करे क्या? सरकार ने सबको पास कर दो। अब उनकी क्या गलती है? ठीक है ना। तो ये वाली बात होती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब मैंने आपको बोला ट्रेन का ड्राइवर, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर की क्या गलती है? जांच में पता चलेगा उसने सिग्नल जंप किया था या पटरी टूटी थी। सिग्नल जंप किया था, सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो बल्कि। अब पटरी टूटी थी तो उसकी क्या गलती बेचारे की? या पॉइंट्स मशीन की अगर प्रॉब्लम थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस वाली अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो उसमें उसकी क्या गलती थी? तो कॉजल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल नहीं है। समझ गया ना मॉरल और कॉजल क्या होता है? इसीलिए किसी को सजा देने से पहले हमें सोचना चाहिए कि ये इसके वश में कितना था। और कभी किसी की तारीफ भी करनी है तो जरा साउंड माइंड से सोचो कि इसमें इसकी क्या भूमिका है जो मैं इसकी तारीफ करूं। ठीक है ना। लिखिए। हाँ, बिल्कुल अमृतसर में जोड़ा फाटक की घटना थी वो, हाँ हाँ। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की है प्रॉब्लम, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। देखो ऐसा होता है, कॉशन होता है। जब ट्रेन चला रहा है कोई आदमी, जोड़ा फाटक की घटना की बात हो रही है अमृतसर की, अमृतसर में दशहरा हो रहा था। ठीक है। और
नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी जो मिनिस्टर थी उस समय सरकार में, वो वहां पे चीफ गेस्ट थी, उन्हें रावण को तीर मारना था, उन्हीं के हाथों रावण दहन होना था, वो वहां पहुंची हुई थी, तमाम भीड़ थी। जैसे समय रावण में आग लगती है ना, तो इंसान के जो सेंटिमेंट्स है एकदम चार्ज हो जाते हैं, उसे लगता है अरे राम आ गए हैं और रावण को मार दिया है, और सब पीछे हटने लगे अचानक से, और लाइन पर आ गए और सामने से आगे ट्रेन और काटती हुई निकल गई सबको। ये हुआ अमृतसर में। तो ड्राइवर के पास कॉशन है कि नहीं है? ड्राइवर को पिछले स्टेशन पर ये बताया गया है कि नहीं बताया गया है कि आगे ऐसा कुछ होने वाला है? तब तो बात है। अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये तो जिलाधिकारी की सोचो, कलेक्टर की सोचो, उस एरिया के जो लोकल जो एसडीएम वगैरह होगा उसका सोचो, उसने चिट्ठी भेजी थी कि नहीं भेजी थी। दूसरी बात है फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या कर रही थी, क्योंकि रेलवे की प्रॉपर्टी के पास इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आरपीएफ की जिम्मेदारी है उसे बचाना। इन एनी केस ड्राइवर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, रेलवे की जिम्मेदारी हो सकती है, तो जिन लोगों की है वो अपना निपटे भाई उससे। ये वाली बात है। ठीक है ना, समझ गए? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। हियर द प्रिंसिपल ऑफ ऑट implies can. Here the principle of ought implies can ascribed to Immanuel Kant plays a vital role. Here the principle of ought implies can as ascribed to Immanuel Kant plays a vital role. ought implies can, ये प्रिंसिपल है भाई। ought का मतलब है चाहिए या शुड, और कैन का मतलब है संभावना, यानी पॉसिबिलिटी। आई कैन डू दिस मीन्स ये मेरे लिए पॉसिबल है ये काम करना। मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में अंतर है। मुझे डूबते की जान बचानी चाहिए, कोई पानी में डूब रहा है, मगर वो मेरे लिए कैन की कैटेगरी में तब आएगा जब मुझे खुद को तैरना आता हो। अरे भाई मैं खुद ही डूब जाऊंगा तो मैं उसे क्या बचाऊंगा? एक मर रहा था, अभी तो दो मरेंगे। इसलिए ऑट एम्प्लाइज कैन की जो प्रिंसिपल है उसको यहां पर लगाना चाहिए। तुमने कहा कि अमृतसर में दशहरा हो रहा है और ड्राइवर को रोकना चाहिए ट्रेन, तो रोक सकता है क्या? और टर्न था, ऐसा था, ये रहा ग्राउंड। ड्राइवर जब ट्रेन घुमाएगा कर्व पे, तो उसको सामने यहाँ पे लोग खड़े मिलेंगे जो बहुत खुश हैं रावण मर गया। ड्राइवर क्या करे? अचानक से नहीं रोक सकता ट्रेन। लोग तो इतने जबरदस्त होते हैं, तुमको मालूम है एक बार कानपुर में एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रेन पलट गई, मालगाड़ी पलट गई, तो रूट डाइवर्ट हुआ। मेरे होम टाउन से राजधानी वगैरह को निकाला जाना था, और हम मैं बहुत एक बैकग्राउंड मतलब ऐसा है, रूरल बैकग्राउंड से हमारा जिला पड़ता है, कुछ भी नहीं है वहां पे, जबकि हमारे जिले का सांसद विदेश मंत्री रहा है। ठीक है, मगर हमारे जिले में कुछ भी नहीं है। मुझे कहते हुए ये अफसोस भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरी तो गलती है नहीं, तो मैं क्यों अफसोस करूं। एनीवे, लोग राजधानी देखने स्टेशन पहुंचे। वो पहली बार राजधानी देखना चाह रहे थे, ट्रेन आखिर दिखती कैसी है सामने से। सोचिए आप, परचेसिंग पावर कितनी कम होगी जिले की। लोग पैसेंजर ट्रेन में सफर करने वाले लोग हैं, उन्हें उन्हें जानना था ये एसी कोच अंदर से कैसा दिखता होगा, क्या ठंडी हवा आती होगी बाहर। ये देखने के लिए, गरीब रथ देखने के लिए सामने से गए थे। आज मैं उसी जिले का हूँ, और चूंकि हम लोग अब आ गए हैं और अपने अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम गरीब रथ में ट्रेवल करना पसंद नहीं करते हैं। सरकार ने अब वो ट्रेन बंद कर दी है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। समय समय की सारी बात है। ठीक है, अब लोग वहां पर खड़े हो गए उसके सामने जा करके, और ड्राइवर कह रहा है हटे भैया, सब लोग हटे, और दोनों तरफ से कच्ची साइड में भी खड़े हैं और इधर प्लेटफॉर्म पे भी खड़े हुए हैं। कोई अनिष्ट हो जाए तो कोई क्या जिम्मेदारी ले, इतनी भीड़ लेकर के तुम पहुंच गए। भाई एक शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, उसके प्रमोशन के लिए शाहरुख खान ने तय किया कि वो अगस्त क्रांति राजधानी से मुंबई से दिल्ली आएंगे। अगस्त क्रांति राजधानी नई दिल्ली आती है, मथुरा होते हुए, राजस्थान होते हुए। अब वो ट्रेन पहुंची वडोदरा या भोपाल, कहीं की एक की घटना है, और वो ट्रेन नहीं, भोपाल नहीं, वडोदरा ही पहुंची थी, यस। और
वहां पर उस ट्रेन में, उसी कोच में जिसमें शाहरुख खान ट्रेवल कर रहे थे, उसी कोच में एक व्यक्ति ट्रेवल कर रहे थे, उनका कोई रिश्तेदार खाना देने आया। ऐसा होता ही है, भारत है ना, ये हमारे रिश्तेदार ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम उन्हें स्टेशन पे खाना देने जाते हैं। अब वो वहां पे पहुंचे, इतनी भीड़ थी, इतनी धक्कम धुक्की हो रही थी, उनको हार्ट अटैक आया, वो मर गए, खत्म। अब इसमें किसकी जिम्मेदारी ली जाए? क्या शाहरुख खान की गलती मानी जाएगी? जबकि भीड़ तो उन्हीं की ऐसे जुट रही है सारी। तो शाहरुख खान आए थे और गेट पर हाथ हिला करके वो चले गए अंदर। उन्होंने इतना किया, रेलवे ने अब मना कर दिया उनसे कि अब आप ट्रेवल ना करें हमारे साथ, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ट्रेन में देखना, कोई बहुत प्रीमियर लोग होते हैं वो ट्रेवल नहीं करते हैं, रेलवे ज्यादा उनको वो नहीं करता है। वो कहता है हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, तुम तो आके बैठ जाओगे और फिर हमारे लिए आफत आ जाएगी स्टेशन पे, इसलिए। ठीक है। अब किसकी जिम्मेदारी तय की जाए? वो व्यक्ति चला गया, प्राणांत हो गए उसके, हाँ बताइए। हाँ 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 हाँ। नहीं, ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही चीज है। सी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो काम कर सकते हैं, आप ये देख रहे हैं सामने बच्चा है और ये गिरने वाला है, इसको मैं उठ के बचा लूं, आपने नहीं बचाया, उस बच्चे को चोट लग गई, तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप वहां पे देख रहे थे और आप तमाशा देख रहे थे, उस बच्चे की चोट लग गई और आपने कुछ भी नहीं कहा। बिल्कुल होंगे। हाँ, वो नहीं होगा, वो खुद ही गिर जाएगा ना, वो इसीलिए तो व्हील चेयर पर है बेचारा। हमारे कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, हमारा मॉरल एक्शन और इन एक्शन हमारे कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑट इम्प्लाइज कैन। मुझे क्या करना चाहिए ये इस बात पर से तय होगा कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। करना तो मुझे बहुत कुछ चाहिए, मगर क्या मेरी कैपेसिटी उतनी है? तब तो बात है। भाई, तुमने ये सुना कि तुम्हारे परिवार में एक व्यक्ति बीमार है और तुम फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, और स्वदेश में तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति बीमार है, से तुम्हारे पेरेंट्स ही बीमार पड़ गए हैं, माता पिता में से कोई बहुत हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? ऑट में क्या है? तुम्हें वहां पहुंचना चाहिए तुरंत, अपने बीमार पिताजी के पास जाकर के खड़े रहो और उनको बताओ कि तुम आ गए हो, वो परेशान ना हो। मगर कैन क्या है? आप अपनी जेब टटोलते हैं विदेश से भारत आने से पहले। आप टिकट खरीदने का पैसा है आपके पास या नहीं है? आप जिस नौकरी के लिए गए हैं वो आपको अलाउ करेगा घर जाने के लिए कि नहीं करेगा? यही होता है, यही होता है। तो आप क्या कर सकते हैं और क्या कर पाएंगे, इन दोनों में एक अंतर है। कैपेसिटी और ऑब्लिगेशन में एक अंतर होता है। ठीक है, लिखिए, खत्म करते हैं इसको। Ascribed to Immanuel Kant plays a vital role. This principle claims this principle claims that an agent that an agent this principle claims that an agent if morally obliged that an agent if morally obliged to perform a certain action to perform a certain action must logically be able to perform it must logically be able to perform it। केवल तुम्हारे कह देने से नहीं हो जाएगा, उस इंसान के पास इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतनी कैलिबर कैपेसिटी होना चाहिए कि उस काम को कर पाए। ठीक है। अब जो इंसान बूढ़ा है, तो जो एक नौजवान लड़के के सामने कोई ट्रेन के आगे आत्महत्या करने को खड़ा है और लड़का दौड़ के एकदम उसको बचा सकता है, दूर से ट्रेन आ रही है दिख रही है, जाए भाग के एकदम खींच ले अपनी तरफ, कर सकता है। कोई बुढ़ा आदमी 90 साल का, वो बचा लेगा क्या दौड़ के? वो खुद भी मरेगा उसमें ट्रेन के आगे आके। उसको अब ये चाहिए कि अब वो भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, इसको अपनी शरण में ले लेना। और जाएगा तो है ही शरण में जब कटेगा तो। ठीक है ना? तो इसलिए जो आप कर सकते हो उतना करो, इसीलिए कहते हैं ना कि जोश में आकर होश नहीं खोना चाहिए। अब तुम भूल गए कि तुम 90 साल के हो और तुम भागे उसकी ओर उसे बचाने के लिए।
अब फिर सब लोग कहेंगे कि ड्राइवर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे वो बचा सकता था कि नहीं बचा सकता था। फिर वो बहस चालू हो जाएगी, क्योंकि अब तो दो मर गए। वो वाली बात है। देखिए, रेलवे ये बता देता है जब वो कोई क्रॉसिंग को फाइनली अबेंडन कर रहा है या बंद कर रहा है, अब वो वहां से अपना स्टाफ हटा रहा है, तो रेलवे अपने ड्राइवर से कह देता है अब ये क्रॉसिंग खत्म है। ड्राइवर हमेशा जो 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 क्रॉसिंग से पहले निकलता है तो एक विस्लिंग करता हुआ निकलता है। जब क्रॉसिंग से ट्रेन गुजरती है तो आप देखना हॉर्न बजाती हुई जाती है, क्योंकि ड्राइवर को पता होता है आगे क्रॉसिंग है। रेलवे लाइन के पड़ोस में एक बोर्ड लगा रहता है कि आगे एक लेवल क्रॉसिंग आ रही है, WL लिखा रहता है। W माने विसिल बजाओ, L माने लेवल क्रॉसिंग है आगे, तो ड्राइवर हॉर्न बजाता है तो आगे क्रॉसिंग होती है। तो WL का बोर्ड हटा लेगा रेलवे, अब ड्राइवर को नहीं पता आगे क्रॉसिंग आ रही है। ऐसी जगहों पर जब आदमी अपनी बाइक ऐसे टेढ़ी करके निकलता है ना, वो समझ लो बिल्कुल अपनी तैयारी कर ली है उसने, अब उसका समय आ गया है। क्योंकि उस समय ड्राइवर बिल्कुल केयर फ्री होकर के ट्रेन चला रहा है और तुम उसके सामने चले आए। मेरी आंखों के सामने आगरा में एक घटना हुई थी, मैं इतना घबरा गया, इतना घबरा गया, 3-4 दिन तक मेरी वो हालत हुई ना उसको देख करके। मैं क्या बोलूं, तो खाना खाने के लिए नहीं बचे, पानी पीने के लिए नहीं बचे। अपनी बाइक लेकर के जा रहा था, वो कहाँ पहुंचा अब मुझे मालूम नहीं। और उसकी बाइक इतनी बुरी हालत हो गई, उसकी बाइक रह गई इतनी सी। फुल स्पीड ट्रेन आगरा कैंट जा रही है, अभी वो मथुरा से छूटी है, मथुरा से उसको ग्रीन सिग्नल हुआ है, वो आगरा कैंट जाकर के रुकेगी, बीच में किसी स्टेशन नहीं रुकेगी वो। आप उसे उसकी सोचिए, जब जब उसको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तो पूरा पूरा सेक्शन क्लियर है, इसका मतलब है तो ट्रेन फुल स्पीड जा रही है, तुम चले आए उसके सामने अपनी बाइक टेढ़ी करके ऐसे करके, गया फंस गया। उसमें क्या होता है, रोड में वो गैपिंग होती है रेलवे लाइन में, रोड पर उसमें पैर फंस जाता है लोगों का। भगवान ऐसी दुर्बुद्धि किसी को ना दे कि आती ट्रेन के सामने पहुंच गए अपनी टेढ़ी बाइक लेकर के। कभी नहीं करना चाहिए। लास्ट लिखते हैं, खत्म करो भाई इसको। है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हाँ, वो एक इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है उल्टा काम करने के लिए। कॉजल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखो भाई, ये ऐसे तो होने लगा तो इंश्योरेंस कंपनी बंद हो जाएंगी। कॉजल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉजल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CAUSAL, इसको खत्म करते हैं फिर आज ये ना। कॉजल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी ट्रेन का रिजर्वेशन करा रहे हो ना तो उसमें एक 0.01 रुपए का इंश्योरेंस होता है, उस पर जरूर टिक लगा देना भाई लोगों। 5 लाख रुपया मिलता है मरने पर या टर्मिनल डिसेबिलिटी पर। तुम्हारे एक पैसा खर्च होगा ना तो उस पर 5 लाख रुपया मिलेगा। समझ लो ये रेलवे होती है, और लोग हीरो बनते हैं उसमें टिक नहीं लगाते। अपना 1 रुपया बचा लेंगे। फिर रेलवे वही चेक करता है आपकी जो बुकिंग हुई है। इसीलिए कभी देखना जनरल कोच में जो मृतक होते हैं उनकी कभी भी संख्या, क्योंकि कोच की कैपेसिटी कितनी है बस उतने ही लोग माने जाते हैं, रेलवे मानता ही नहीं है। लाशें गायब हो जाती हैं एक्सीडेंट साइट से, पता ही नहीं चलता वो लोग गए कहाँ। बहुत कुछ होता है, जब तुम नौकरी में आ जाओगे उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। कितनी बार हुआ था बालासोर में कि डेड बॉडी मिल ही नहीं रही, अरे वो इंसान, वो कोई हवा में थोड़ी ना एक्सीडेंट हुआ था, जमीन पे ही तो हुआ था। इसी कोच में हुआ था, अभी ये कोच पलट गया तो इंसान इसी के अंदर होना चाहिए, तो गया कहाँ वो मिला ही नहीं। अब तुम समझ लो वो कहाँ गया। ये होता है, क्योंकि लिखत पढ़त करनी होती है, वो कहाँ से बताएंगे, इतना इतने कैपेसिटी नहीं है। और जनरल कोच देखा है कभी, उसमें तुम चढ़ के दिखा दो तो मैं तुम्हें गोल्ड मेडल दे दूं। वो हालत होती है जनरल कोच की जब ट्रेन निकल रही होती है स्टेशन से। तो ऐसा कैसे हो गया इतने लोग मरे, वो तो जनरल कोच पलट गया, इंजन के तुरंत पीछे जनरल कोच लगा हुआ है वो पलट गया। लोग मरे कितने, 5 5 लोग मरे, जो एक के ऊपर एक भरे हुए थे ऐसे, जैसे ग्लास में गेहूं या चावल भर दिया जाता है, तो 5 ही लोग मरे। फिर कहाँ गए सारे, कोई पूछे, अब मेरे पास तो जवाब है नहीं इस बात का, वही बताएंगे। कॉजल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखिए, द कॉजल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरीज नो इम्प्लीकेशन ऑफ प्रेज। द कॉजल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरीज नो इम्प्लीकेशन ऑफ प्रेज, आपकी कोई तारीफ नहीं, और ब्लेम आपकी कोई बुराई नहीं। नो इम्प्लीकेशन ऑफ प्रेज और ब्लेम। भाई टेस्ट मैच चल रहा था, आज बारिश हो गई, टेस्ट मैच जो है उसमें
डकवर्थ लुईस लगा करके मैच को जो है निपटा दिया गया, टेस्ट सीरीज को देख लिया गया। अब इसमें क्या, तो बारिश हो गई ना, ये है ना। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस सेंस हैज टू डू विद मेयर हैपनिंग, responsibility in this sense has to do with mere responsibility, mere happening, sorry, mere happening, rather than with doing, rather than with doing. Responsibility in this sense has to do with mere happening rather than with doing. Full stop. Non-agentive causal factors, non-agentive causal factors, नहीं नहीं, उसी में कंटिन्यू करो। नॉन एजेंटिव causal factors can be said to can be said to be can be said to be responsible for responsible for producing effects in the producing effects in the basic sense of the term, basic sense of the term, basic sense of the term. Example: the infant did not spill the milk intentionally. Example लिखेंगे: the infant did not spill the milk intentionally or deliberately, but the infant is responsible for but the infant is responsible for spilling it nevertheless, spilling it nevertheless, but only in the causal sense. But the infant is responsible for spilling it nevertheless, comma, but only in the causal sense. But only in the causal sense. अब बच्चे ने दूध तो फैलाया है, मगर उसको सजा नहीं दी जा सकती। थोड़ा उसका बड़े होने का इंतजार करो, तब भी वो ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसका इलाज अलग है। मगर अब छोटा सा बच्चा है, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ, दूध उसने फैला दिया, तो फिर उसकी क्या बात है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अभी इसको रोकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।